इसमें ब्लू स्ट्रिप डाली, कुछ नहीं हुआ। अब हमने रेड स्ट्रिप डाली, देखो कैसी कलर हो गई, ब्लू कलर। अच्छा, जर्नलिंग का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सार इन टेस्ट। ठीक है, जर्नलिंग का टेस्ट कैसा होता है, सार इन टेस्ट होता है। जैसे लेमन हो गया आपका विद हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनेक्स एकेडमी क्लासेस। और आज केमिस्ट्री का क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट। देखो, हम लोगों ने केमिस्ट्री का और साइंस का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, केमिकल रिएक्शन एंड डिफ्यूजन। वीडियो अपलोडेड है, 3 वीडियोस अपलोडेड है इस चैप्टर के, जिसमें बैलेंसिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, सारी की सारी एक्टिविटीज को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया और एक पूरा वन शॉट चैप्टर आपका बना हुआ है। सेम चीज ये वाला चैप्टर जो अपना एसिड बेसिस सॉल्ट का है, इसको भी हम लोग वन शॉट में इसी एक लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से विद हेल्प ऑफ एनिमेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। बात समझ में आई? तो बिना किसी देरी के आओ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होता है, इन दोनों की रिएक्शन से बनता क्या है। और इस चैप्टर में काफी सारी रिएक्शनें हैं, उन्हें भी हम सीखेंगे और जानेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलो देखो, आओ देखो। जैसे इस बच्चे ने लेमन टेस्ट किया, उसका मन कैसा है, इसका देखो, इसका चेहरा देखो बांगड़ू का कैसा है। ठीक है, तो भाई एसिड्स क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं जनरली का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सार इन टेस्ट। ठीक है, जनरली का टेस्ट कैसा होता है, सार इन टेस्ट होता है। जैसे लेमन हो गया आपका, विनेगर हो गया आपका, टैमरिंड हो गया, टोमेटोज हो गया। ठीक है, तो दीज आर एसिड्स प्रेजेंट इन दीज सब्सटेंसेस। जैसे इसमें सिट्रिक एसिड होता है, इसमें एस्टिक एसिड होता है, इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है और इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है टोमेटोज में। तो भाई ये छोटी सी बात हमने की कि ये एसिड्स होते हैं, जो हम क्लास 6, 7, 8, 9 से पढ़ते चले आते हैं कि ये क्या है, एसिड्स हैं। बेसिस क्या होते हैं, जिनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, एकदम कड़वा टाइप का टेस्ट होता है, मतलब अजीब सा टेस्ट, एकदम बिल्कुल कड़वा टाइप का। जैसे जैसे घेकिन हो गया, ठीक है, आपका बिटर गार्ड हो गया। अब इसको कभी आप कच्चा खा के देखो, किसको पसंद है भाई, करेले की सब्जी किसको पसंद है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, बिटर गार्ड हो गया। ये आपका मेथी हो गई। ठीक है, इन सब में भी जो चीजें पाई जाती हैं, जो टेस्ट आता है, ये जनरली कैसे हैं, आपके बेसेस हैं। बात समझ में? और भी बेस हैं जो हम डेली यूजेस में लाते हैं, जैसे सोप हो गया, बेस है, डिटर्जेंट में पाया जाता है, ऐसे करके काफी सारी चीजों में। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो, जैसे ट्रैफिक सिग्नल में इन लाइट्स का मतलब होता है रुक जाओ चलो, रुक जाओ चलो, देखो ये बता रहा है ट्रैफिक गार्ड। वैसे ही एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स को भी पहचानने के तरीके होते हैं, और इन तरीकों को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। और यही चीजें इंडिकेटर्स ही इंडिकेट करती हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, कि क्या है क्या नहीं है, वो चीज है। तो इंडिकेटर्स। अच्छा, कॉमन एग्जांपल इंडिकेटर का है लिटमस पेपर। ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये लिटमस पेपर की आपकी केमिस्ट्री लैब में होगी। ये हमारा क्या है, लिटमस पेपर है। ठीक है, तो लिटमस पेपर की बात करनी है, तो जनरली जो लिटमस पेपर होता है वो नेचुरल इंडिकेटर है, उसको हम नेचुरल तरीके से बना भी सकते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस से बना भी सकते हैं। ठीक है, इसको प्लांट से पता कर सकते हैं, जैसे लाइकन्स हैं, तो लाइकन भी आपकी भूमिका निभाते हैं एसिड बेसिस सॉल्ट को पहचानने में। ऐसे काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे एल्गी प्रोवाइड्स फूड एंड फंगस प्रोवाइड शेल्टर। ठीक है, जैसे ये एल्गी हो गया आपका। तो लाइकन्स आर प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफेथा। कलर ऑफ लिटमस सोल्यूशन इज पर्पल। जो लिटमस सोल्यूशन का कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल होता है। कैसा होता है, पर्पल होता है। अच्छा, थोड़ी बात समझो। अब देखो इंडिकेटर की बात करें, तो देखो जैसे ये अपने पास रेड स्ट्रिप है, रेड लिटमस पेपर है, इसमें डाला कुछ नहीं हुआ, एक ब्लू लेकर के डाला, निकाला, देखो कैसा हो गया, रेड कलर। अच्छा, ये क्या बात हुई, तो बात तो यही है भाई। तो हम कहेंगे इसको ऐसे करके याद भी रखना है हमको। ठीक है, किस तरीके से याद रखना है इसको, देखो इसको हमको याद रखना है इस तरीके से कि बार, बी ए आर, बी फॉर ब्लू, बी फॉर ब्लू, ए फॉर एसिड, ए फॉर एसिड, आर फॉर रेड, आर फॉर रेड। तो जब भाई ब्लू कलर का लिटमस पेपर एसिड में डिसॉल्व होगा तो कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। भैया जब रेड डाला तो कुछ नहीं हुआ,
लेकिन जैसे ही ब्लू वाला डाला तो ब्लू वाले का कलर कैसा हो गया, रेड कलर हो गया, उसका कलर कैसा हो गया, रेड कलर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, एसिड है। और देखो इसको, इसमें ब्लू स्ट्रिप डाली, कुछ नहीं हुआ। अब हमने रेड स्ट्रिप डाली, देखो कैसी कलर हो गई, ब्लू कलर। अच्छा, इसमें रेड में कुछ नहीं हुआ, इसमें ब्लू में कुछ नहीं हुआ, ये ब्लू टू रेड, ये रेड टू ब्लू। तो ब्लू टू रेड वाले को हम क्या बोलते हैं, ब्लू टू रेड वाले को हम क्या बोलते हैं, एसिड। और रेड टू ब्लू वाले को हम क्या बोलेंगे, बेस। रेड टू ब्लू वाले को हम क्या बोलेंगे भाई, बेस। ये बात समझ में आ गई। तो एकदम बिल्कुल बेसिक से मजेदार तरीके से एकदम एंजॉय लेते हुए पढ़ना है और एक एक चीज, छोटे छोटे कंसेप्ट को भी समझना है। बात समझ में आ गई। तो ये हमने एक लिटमस पेपर की हेल्प से चीजों को पता किया कि क्या होगा, एसिड होगा कि बेस होगा। अच्छा, कुछ नेचुरल सब्सटेंस भी होते हैं। ये नेचुरल सब्सटेंस जैसे कौन कौन से, पेट्यूना हो गया आपका, ठीक है, टर्मरिक हो गया। अच्छा, हम टर्मरिक से भी पता कर लेंगे भाई एसिड है कि बेस है, ठीक है। आपका ये फ्लावर हो गया जर्मेनियम का, बीट रूट से भी हम पता कर लेते हैं। आपके रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो होता है उससे भी पता कर लेते हैं। तो बच्चों ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं या नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि एसिड है या बेस है। अभी एक्टिविटी आने वाली, उस एक्टिविटी में हम करेंगे भी और समझेंगे भी अच्छी तरीके से। तो देखो, जो रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट होता है एसिडिक सोल्यूशन बट टर्न ब्लू टू ग्रीन इन बेसिक सोल्यूशन। ब्लू टू ग्रीन, ये देखो ये ऐसे कलर चेंज हुआ है, ठीक है। और ये टेस्ट ट्यूब पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा भाई, एसिडिक सोल्यूशन जो होता है वो ब्लू टू ग्रीन तक की क्या होता है, चेंज होने लग जाता है। तो ये किस बात का रिप्रेजेंटेशन है, ये रेड कैबेज से पता करेंगे कि एसिड है या बेस है। बात समझ में आ रही। देखो, द फ्लावर ऑफ हाइड्रीजिनिया प्लांट आर यूजुअली ब्लू इन एसिड बट विच टर्न्स पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये देखो जैसे ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे इस पर हम थोड़ा थोड़ा सा बेस छिड़क देंगे, थोड़ा थोड़ा सा बेस छिड़केंगे तो इसका कलर कैसा होने लगता है, पिंक होने लगता है। किस फ्लावर का, ठीक है, ये जो आपका हाइड्रेंजिया प्लांट होता है इसका। ये सब बातें बेटा एनसीईआरटी में दी हुई हैं। एनसीईआरटी को अच्छे से अगर पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे तो चीजें दिखेंगी। देखो टर्मरिक का है, ये तुम अपने घर पे भी कर सकते हो, बिल्कुल बहुत आसानी से हम लोग इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे जैसे टर्मरिक प्लस वाटर है, तो टर्मरिक वाटर को जब हम लेमन जूस में डालेंगे तो इसका देखो कलर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक। जैसे टर्मरिक वाटर था, ये आपका नॉर्मल टर्मरिक वाटर है, ये लेमन जूस, इसको उठाकर इसमें डाल दिया, देखो ये येलो येलो कलर का हो गया, ठीक है। तो हम समझेंगे अच्छा ये एसिडिक है, यानी कि टर्मरिक का कलर अगर नहीं बदल रहा है, अगर हल्दी का कलर नहीं बदल रहा है तो एसिड है, अगर हल्दी का कलर बदल गया तो बेस है। लेकिन जैसे ही ब्लीच वाला पाउडर या ब्लीच वाटर में इसमें जैसे ही मिलाते हैं, चूंकि ब्लीच कैसा होता है, बेसिक होता है, तो तुरंत ही अपना कलर को चेंज कर देता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, यही बात बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है। तो जैसे जब मान लो तुम लोग शादी में गए, बड़ा मजा आता है भाई, शादी में काय के लिए जाते हो, शादी में फेरे देखने के लिए तो जाते नहीं हो, ठूसने के लिए जाते हो। तो गए भाई, पनीर खाया, पनीर का थोड़ा सा हिस्सा जो करी होती है उसकी, वो तुम्हारे शर्ट पे या जो भी आपने पहना हुआ ब्लेजर व्लेजर उस पे गिर गया है। अब आप क्या करते हो, ब्लीच से रब करते हो, ब्लीच से साफ करते हो, क्योंकि अगर किसी एसिडिक चीज से साफ करोगे तो वो साफ नहीं होगी, इसी वजह से ब्लीच डाला जाता है क्योंकि न्यूट्रलाइज हो जाए। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो ये चीज है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर भी, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडिकेटर समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक एक इंडिकेटर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम समझेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। देखो, जिनको हम आर्टिफिशियल तैयार करते हैं, जैसे फिनोल्फिथेलिन एक सोल्यूशन होता है, उसको हम आर्टिफिशियल तैयार करते हैं। देखो कैसे, अब देखो मेरे पास ये दो अननोन सॉल्वेंट है या फिर अननोन सॉल्यूशन है, मुझे नहीं पता कौन एसिड कौन बेस है, ना तुम्हें पता ना हमें पता। क्वेश्चन पूछने वाला 10th सीबीएसई में ऐसे ही पूछेगा, वो कहेगा देखो ए है बी है, ये डाला नहीं बदला, डाल दिया बदल गया, बताओ क्या, ऐसे करके। अच्छा, बच्चे कहते सर हमको ध्यान नहीं रह पाता है। तो अच्छी बात पता क्या बच्चों, अपने सिलेबस में मैक्सिमम चीजें ही वही हैं शुरू में जो केवल बेस को चेंज करेंगी, एसिड में कोई भी चेंजमेंट शो नहीं करेंगी। बात समझ में आ रही है। अभी बहुत सी चीजें हम समझेंगे, वनीला एक्सट्रैक्ट समझेंगे, क्लोव समझेंगे, अनियन क्लॉथ समझेंगे, ऐसे करके बहुत सारी चीजें समझेंगे। उन सभी में केवल बेस चेंज हो रहा होगा, एसिड पर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। यही बात तुमको ध्यान रखनी है। चलो, तो क्या किया, चलो भाई, एक ये हमारे पास फिनोल्फिथेलिन इंडिकेटर हमने थोड़ा सा डाल दिया इसमें, ठीक। हमने कहा चलो भाई जाओ इसके अंदर डाला और इसको अच्छी तरीके से देखो कितनी अच्छी तरीके से स्टर कर लिया, कोई कलर चेंज नहीं आया। क्या आया, कोई कलर नहीं चेंज आया। हमने कहा चल भाई इसमें डालो, इसमें डालना शुरू किया, स्टरलाइज किया अच्छी तरीके से, तो हमने देखा इसका कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया। अच्छा,
अगर फिनोल्फिथेलिन को डाला कलर नहीं चेंज हुआ तो क्या, एसिड, और अगर कलर चेंज हो गया तो क्या, बेस। तो फिनोल्फिथेलिन इन एसिड्स नो कलर चेंज, इन बेस कलर इज चेंजेस इनटू पिंक कलर। किस कलर में चेंज हो जाता है, पिंक कलर में। इसी वजह से एनिमेशन लेकर के आया हूं मैं कि एनिमेशन के हिसाब से अगर समझोगे तो अच्छे से समझ पाओगे एक एक चीजें। तो बात समझ में आई, ये ऊपर बात लिखी हुई है। और फिनोल्फिथेलिन, मिथाइल ऑरेंज, इन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। तो एमसीक्यू में पूछता भी है कि सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल कौन से हैं और नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल कौन से हैं। देखो जैसे ये है, ये आपका मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फिथेलिन है, तो ये जो चीजें हैं ये आपके कैसे हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। कैसे हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मेरी बात को ध्यान सुनो। मैं अगेन कहूंगा, क्या कहूंगा, कि एसिड बेसिस सॉल्ट की ये वाला लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड है, क्योंकि अब यहां से शुरू होने वाली एक्टिविटी, और मैंने लगभग 2 से 2.5 घंटे का वीडियो बनाया हुआ है इस सेकंड वाले चैप्टर की एक्टिविटीज पे। जितना सीबीएसई क्वेश्चन बना सकती है, जैसे बना सकती है, मैंने लगभग वो सब करवा दिए हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि चैप्टर में से एक्टिविटी वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जा करके इसी यूट्यूब चैनल पे जीनेक्स एकेडमी पे जो सेकंड वीडियो अपलोडेड है, लास्ट का सेकंड वन, और ये उसका थंबनेल है, ठीक है, इसमें मैंने एसिड बेसिस सॉल्ट की सारी एक्टिविटी करा डाली है। तो कृपया करके जा करके सबसे पहले उसको बच्चों देखो, मतलब पहले तो ये वीडियो अच्छे से कंप्लीट करो, इसको अच्छे से समझो और जानो। इसके बाद में तुरंत ये वाला लेक्चर आपको देखना कंपलसरी है। अगर ये देख लिया तो एसिड बेसिस सॉल्ट से इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, तुम्हारा 110% तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो देखो, ये एक्टिविटी 2.1 है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, और ऐसे करके खाके दिए हुए हैं कि भाई रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोल्फिथेलिन, मिथाइल ऑरेंज। अब यहां पे कुछ सेक्शन दे देगा और कहेगा बताओ, जैसे HCl है, तो HCl में अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, नो चेंज। रेड वाले में नो चेंज, हाँ ये तो ब्लू में बदल गया था। ब्लू वाला किस में बदल गया था, ब्लू वाला, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स इनटू, ये रेड हो जाता है, ये गलती से यहां टर्न्स ब्लू लिख गया है, ये टर्न्स रेड हो जाएगा। HCl कैसा हो जाएगा, टर्न्स रेड हो जाएगा। फिनोल्फिथेलिन सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिड में HCl कैसा, एसिड कलरलेस। फिनोल्फिथेलिन ये जैसा है वैसे ही रहता है, ये भी अपना वही कलर रखता है, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं आता। H2SO4 अगेन एसिड है, नो चेंज, टर्न्स ब्लू, फिर वही चीज है, टर्न्स रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जैसे डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो हमको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या आपने बताया था, BAR, ब्लू वाले एसिड में, ब्लू वाले लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो चेंज इनटू रेड, तो ये धोखे से लिख गया, ये रेड होगा बेटा, है टर्न्स रेड, टर्न्स रेड, यहां ध्यान रखना, कलरलेस, और इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। HNO3 ये भी एक आपका एसिड है, नो चेंज, टर्न्स रेड, कलरलेस, नो चेंज, ठीक है। CH3 एसिड है, नो चेंज, टर्न्स रेड, नो चेंज, नो चेंज, यहां कोई चेंज नहीं। अब देखो यहां पे चेंज आना शुरू होता है हल्का का, जैसे यहां टर्न्स रेड रेड रेड, तो मिथाइल ऑरेंज है, तो लगभग वो ऑरेंज कलर ही है। जब अपना बदलना शुरू करेगा, जैसे बेस आया, तो बेस आते ही रेड वाला किसमें हो जाएगा, ब्लू में, और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि रेड लिटमस सॉल्यूशन को जब NaOH में डालेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू, बट ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को जब हम NaOH में डालेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। और फिनोल्फिथेलिन टर्न्स पिंक, और मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज करके कैसा कर देगा, येलो कलर कर देगा बेटा। देखो ये भी एक बेस है, ये ब्लू कलर करेगा, नो चेंज, पिंक कलर करेगा, येलो कलर करेगा। ये भी आपका बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ब्लू कलर, नो चेंज, पिंक कलर, येलो कलर। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनो का फॉर्मूला भी यही होता है। देखो ब्लू कलर, नो चेंज, पिंक कलर, येलो कलर, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ब्लू चेंज, नो चेंज, पिंक कलर, पिंक कलर। तो मुद्दे वाली बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि जब हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को डालेंगे, जब हम इसको ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को डालेंगे तो भैया ये जो है ये तुम्हारा रेड कलर करेगा। ये कैसा कलर कर देगा, रेड कलर कर देगा, और इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, यहां भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, यहां भी खासकर कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे बेस स्टार्ट होता है तब यहां चेंज नहीं आता, और ये कैसा कलर हो जाएगा बच्चों, ब्लू कलर। एनसीईआरटी में ये आपके दिया हुआ है, वहां फिल करना है, ब्लू कलर, ये सब पिंक हो जाएगा, और ये सारा का सारा येलो हो जाएगा। बच्चों ये पूछा जाता है एग्जाम में, और आपको आना
चाहिए, आपको आना चाहिए। एक्टिविटी 2.2, आहा समझो समझो जानो जानो, देखो कैसे होता है। तो ये अनियन है। अब जब अनियन काट, आप जब उसका स्लाइसेस करते हो अनियन की, उसकी स्मेल लेकर के देखो, ठीक है। तो उसके जब आप स्मेल लेकर के देखोगे अनियन की, तो आपको स्मेल कैसी आएगी। देखो ये दो बच्चे हैं, एकदम पहले अनियन की स्मेल कर रहे हैं, आहा ये देखो, ये स्मेल जाना शुरू हुई, उनको स्मेल आ रही है। इन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं भाई, सड़ी से स्मेल आ रही जिसको पंजेंट स्मेल बोलते हैं, और इसको डाल डाल दिया अपने इसमें सोल्यूशन में। फिर वही चीज मैंने क्या बताया था कि चेंज केवल और केवल दिखेगा बेस में, केवल चेंज किसमें दिखेगा, बेस में। तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है बच्चों, कि इसको तो स्मेल आती रहती है, अनियन स्मेल रिमेन्स एज इट इज, इसको स्मेल आती रहती है, बट इसको स्मेल आना बंद हो जाती है। इस वाले जो सेकंड वाला बच्चा, इसको आना स्मेल बंद हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि जब अनियन की स्मेल आना बंद हो जाए तो वो चीज क्या होगी, बेस होगी। वो क्या होगी, बेस होगी। तो मैंने बताया था कि ज्यादा मैक्सिमम चीजें चेंज जो आता है वो किसमें आता है, बेस में आता है। मैक्सिमम चीजों का चेंज जो आता है वो किसमें आता है, बेस में आता है। ये बताया गया कि भाई देखो जब हम स्मेल करते हैं तो ओलिफैक्टरी से होते हुए यहां जाता है। इनको ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका ओलिफैक्टरी बल्ब होता है, इस वजह से, क्योंकि ओलिफैक्टरी नर्व के थ्रू जाकर के ब्रेन में हिट करता है। बात समझ में आ रही, इसी वजह से इस वाले इंडिकेटर को क्या बोलते हैं, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओलिफैक्टरी इंडिकेटर इनमें से कौन से हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल अनियन एक ओलिफैक्टरी इंडिकेटर है, ठीक है। ऐसे आपके बहुत सारे ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स हैं जिनकी भी बात करने वाले, जिसमें वनीला होता है, वनीला एसेंस हो गया, क्लोव हो गया, ऐसे करके काफी सारे। एसिड्स में जो अडर है वो रिमेन्स रहेगी, बट बेस में वो चीज स्मेल वाइप आउट हो जाएगी, चली जाएगी बिल्कुल। अरे समझ में आई बांगड़ुओं। देखो ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स, सर्टेन सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर नोन एज ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। तो ये डेफिनेशन है, और डेफिनेशन तुमको याद होनी चाहिए। अनियन हो गया, जैसे ये क्लोव हो गया, ठीक है, वनीला एसेंस हो गया, जो वनीला आइसक्रीम खाते हो उसमें जो स्मेल आती है ये वही वनीला एसेंस है, ठीक है। ये आपके नीलगिरी का एक प्लांट हो गया। इस टाइप से हमारे पास ये जो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो। यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो बच्चों हमने बहुत सारे इंडिकेटर समझे। हमने नेचुरल इंडिकेटर समझा, हमने सिंथेटिक इंडिकेटर समझे, हमने ओलिफैक्टरी इंडिकेटर समझे। अब हम समझने जा रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर कि सर मतलब बात समझ में नहीं। अरे बात समझो, देखो कैसे। नेचुरल इंडिकेटर तो वो कुछ कुछ एसिड ही बता पा रहे थे, सही से बेस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, रेंज भी हमको नहीं बता पा रहे थे कि ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट जब यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने बना लिया, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इस चीज की समस्या को दूर करता हुआ आगे निकलता है और क्या कहता है कि अब हम तुमको बता देंगे कि तुम हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो या हम तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये भैया तुम्हारा क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, और ये इस टाइप से स्केल होती है। अभी हम आगे चल करके पीएच स्केल आपको समझाएंगे, जब एसिड समझ लेंगे, बेस समझ लेंगे, सॉल्ट समझ लेंगे, तब पीएच स्केल की बात करनी चैप्टर में, वहां आकर के इन चीजों को समझेंगे भी कि जो ये 7 से पहले का है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाला मामला है और ये सारा स्ट्रॉन्ग बेस वाला मामला है। बात समझ में आई चिरकुटों? देखो ये चीज लिखी हुई है जो आपको समझ में आ गई, जो मैंने बात बोली, ठीक है। अच्छा बात समझो। अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं भाई एसिड की डेफिनेशन क्या है। तो एक बहुत समय पहले की बात है, जब आदि मानव का समय हुआ करता था, मजाक कर रहा हूं, तो आरेनियस साइंटिस्ट थे, आरेनियस एक केमिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि बेस क्या, एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। उन्होंने ये कहा था कि भाई एसिड लो, पानी में डालो, अगर उसने H प्लस को रिलीज कर दिया तो वो एसिड है। क्या कर दिया, HCl ने व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर अगर H प्लस दे दिया, अगर क्या दे दिया, H प्लस दे दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एसिड है। जैसे H2SO4, इसने भी 2H प्लस दे दिया। देखो अब देखो बच्चों, ये 2 हाइड्रोजन है तो कितने हाइड्रोजन मिल गए, 2 हाइड्रोजन मिल गए। यहाँ 1 हाइड्रोजन था तो कितने हाइड्रोजन मिले, 1 हाइड्रोजन मिले, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं कि इसकी डबल वैलेंसी हो गई। जैसे ये SO4-2 है तो वैलेंसी सल्फेट की कितनी है, सेकंड है। इस वजह से देखो इसमें एक H मिला और इसमें एक और H मिल गया। तो जितना ज्यादा H मिलता है हम बोलते हैं उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और H देने से हमको पता चलता है कि ये एसिड है। किसने बताई थी ये बात, आरेनियस ने। बेस, बेस क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको तोड़ा Mg+ और OH-। अगर हम वाटर में किसी को डाल रहे हैं और डालने पर अगर वो OH- आयन प्रोड्यूस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जैसे KOH, तो KOH तुम्हारा क्या देता है, OH देता है। MgOH का वोल्टेज क्या देता है, OH दे देता है।
बस समझ नहीं। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, OH। जो OH रिलीज करेगा तुम्हारे किसमें, वाटर में, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई? अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखो, कुछ इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, और प्लांट से या एनिमल से, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और ये काफी सारे एसिड हैं जिनको हमने पढ़ा, जाना, टेस्ट दिन प्रतिदिन करते भी रहते हैं। अब ये देखो, एसिड जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, एक मिनरल एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड हम डेली खाते भी हैं, स्मेल भी लेते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, बट इनऑर्गेनिक एसिड्स केवल हम केमिकल लैब में ज्यादा यूज करते हैं या फिर टॉयलेट क्लीनर वगैरह में ज्यादा यूज करते हैं। देखो, जैसे सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे मैंगो हो गया, टैमरिंड हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया और लेमन हो गया। जैसे टैमरिंड में टार्टरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, लेमन में सिट्रिक एसिड है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं, ऑर्गेनिक एसिड के, और ये तुमको याद रहना चाहिए। देखो, ये टेबल 2.3 आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, सब नेचुरल अकरिंग एसिड्स हैं। जैसे विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एस्टिक एसिड। अगर एनसीईआरटी में लिखा है तो तुम्हें याद होना चाहिए, अगर एनसीईआरटी में लिखा है तो तुम्हें याद होना चाहिए। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एस्टिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। मिल्क या कर्ड जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड। लेमन में सिट्रिक एसिड। एंट स्टिंग में मेथनोइक एसिड बोलो या फॉर्मिक एसिड बोलो, ठीक है। एंट की जो स्टिंग होती है बेटा उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, और जो नटल स्टिंग होती है उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है, HCOOH फॉर्मूला होता है। यह तुम्हें याद होना चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जाता है। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। जो मिनरल से मिलते हैं, जो अर्थ में होती है, उनको मिनरल एसिड बोलते हैं। जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, आपका नाइट्रिक एसिड हो गया। दीज एसिड्स आर टू फेमस। यही मिनरल एसिड हमको लैब में भी मिलेंगे, यही मिनरल एसिड हमको पढ़ने भी होते हैं। विनेगर तो तुमने खाया होगा चाउमीन में, ठीक है। तो जो चाउमीन में ऐसे करके विनेगर नहीं डालते, अचार तो खाते होगा तो उसी में कौन सा एसिड होता है, विनेगर एसिड होता है। बात समझ में आई? तो अच्छा, ये जनरली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स हैं, इनमें हम वाटर को, मतलब इनको वाटर में हल्का हल्का सा ऐड कर करके हम क्या बनाते हैं, डाइल्यूटेड एसिड बनाते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखो, यहां मैंने लिखा भी है कि ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। देखो अच्छा, ये क्वेश्चन पूछता है कि वाटर को एसिड में मिलाएंगे या एसिड को वाटर में मिलाएंगे। ध्यान समझना, अगर हमने वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में मिला दिया तो स्पार्टिंग होगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट हो जाएगी, और तुमको हो सकता हो हाथ नुकसान हो जाए, हो सकता हो चेहरा खराब हो जाए। इसी वजह से हम थोड़ा 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 करके पानी में एसिड मिलाते हैं। हम क्या करते हैं, पानी में एसिड मिलाते हैं, तब जाकर के वो वाला पानी या एसिड कैसा बनता है, डाइल्यूट एसिड बनता है। इसी वजह से आपके लैब में, केमिस्ट्री लैब में ये सारे सिंबल बने होते हैं कि एसिड से खेलना नहीं चाहिए, वरना एसिड तुम्हारे साथ खेल देगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा। बात समझ आई? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस। सर ये क्या बात ये भी होती है, ये कहा जाता है बच्चों की जिसमें जो ज्यादा H+ रिलीज करेगा, जितना ज्यादा H+ रिलीज हुआ वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। जैसे HCl है तो इसमें H+Cl- रिलीज हो गया, ठीक है, H+ और Cl- रिलीज हो गया। अच्छा एक बात याद रखना, जैसे ये कार्बोनिक एसिड है, मैं उसी का फॉर्मूला बताने जा रहा था, देखो समझो। कार्बोनिक एसिड जो होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है H2CO3, ठीक है। और जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये ऐसे टूटता है, 2H+ प्लस CO3 -2, ठीक है। और ये जो बनता है ये तब बनता है जब हमारा पानी जब बरसता है और कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज रिएक्शन करता है। तो भैया जब तुम्हारा यहाँ पे ऐसे करके कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑटो से, टेम्पुओं से, काफी चीजों से, तो वो बादल में जाकर के, क्लाउडिंग में जाकर के इकट्ठा होती जाती है। और फिर मान लो जब पानी बरसता है, फिर जब क्या होता है, पानी बरसता है, तो यही CO2 इस वाटर के साथ ऐड होकर के क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड रेन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। तो पूछा जाता है कि एसिड रेन में कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। क्या फॉर्मूला है, H2CO3। बट
दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये बात हमको याद रखनी है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये एक वीक एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग होता और अगर पहली बारिश शहरों की होती तो फिर तुम्हारी चमड़ी भी उधल जाती और तुम्हें पता चल जाता है। बात समझ में आई? तो ये चीज है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी बताई एसिड रेन की। तो कार्बोनिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। वीक एसिड जैसे CH3COOH और वीक एसिड में थोड़े से कम हाइड्रोजन रिलीज होंगे। इसका सर मतलब क्या है, थोड़ा सा ये जरा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो लाओ जरा बच्चों तुम लोगों को थोड़ी सी बात मैं समझा दूं जो मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो जैसे जब हमने इसको सोल्यूशन में डाला तो ये 100% है, मान लो इसको सोल्यूशन में डालते ही हो सकता हो ये जो है ये अगर 100% ये भी डिसोसिएट हो जाए और 100% ये भी डिसोसिएट हो जाए, यानी कि आपने जितना HCl लिया था ये पूरा का पूरा तुम्हारा किसमें चेंज हो गया, आयंस में चेंज हो गया। ये भी 100% बन गया और ये भी 100% बन गया। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसी को बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या रिलीज होना, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या रिलीज होना, आयंस रिलीज होना। बट जो ये देखो CH3COOH है, अगर मान लो ये 100% है, बच्चों ध्यान समझना, अगर ये 100% है तो इसका H+ 100% टूटता नहीं है। हो सकता हो ये 20% टूटा हो या हो सकता हो 10% टूटा हो, केवल इतना ही ब्रेक हो पाता है, बचा हुआ ये उतना ही बच जाता है। बाकी ये सारी बातें हमको क्लास 11th में करनी है, वहीं पे हम इसको अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। अभी के लिए बस बात इतनी है कि वीक एसिड हम उसको बोलते हैं जिसमें H+ कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। ये बात तुमको याद रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो एक आपने मोटी मोटी चीज समझ ली कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे और वीक एसिड किसको बोलेंगे। तो अगर कंप्लीटली डिसोसिएट तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कंप्लीटली नहीं डिसोसिएट हुआ तो वीक एसिड। अब एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टी, एसिड कैसे खट्टे होते हैं, एसिड्स हैव अ सार टेस्ट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जो मैंने ये बात आपको बताई थी कि रेड वाला आपका तुरंत किसमें चला जाता है, सॉरी ब्लू वाला आपका किसमें बदल जाता है, रेड। BAR बार, BAR बार, ब्लू एसिड और रेड, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। एसिड में एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी हम एक क्लोर क्लोर एल्कली कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, उसमें इस बात बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो एसिड कैसे होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाते हैं। क्यों इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाते हैं अभी समझेंगे, क्योंकि आयंस मिल जाते हैं। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको एक रिएक्शन सीरीज कराऊंगा इस चैप्टर के बाद में या फिर केमिस्ट्री के चारों चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद में, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि हम रिएक्शन बनाते कैसे हैं, हम सोचते कैसे हैं कि यही प्रोडक्ट बनेगा। ये ट्रिक मैं आपको समझा दूंगा। देखो बच्चों, अगर कोई भी एक्टिव मेटल है अगर किसी एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो जनरली उस मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है विद पॉप साउंड। कोई भी एक मेटल ले लो जो मन करे। तो मैंने एक जिंक ले लिया, तो जब जिंक को हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे H2SO4 से तो हमारा क्या बनता है, ZnSO4 बनता है, जिसको हम जिंक सल्फेट बोलते हैं, और हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ये वो वाली भी रिएक्शन है कि व्हेन जिंक ग्रेन्युल्स एडेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड then it produce zinc sulfate salt and hydrogen gas released. When burning splinter is nearer to the mouth of the test tube then sound is created with pop sound. कैसा साउंड क्रिएट होता है, पॉप साउंड क्रिएट होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आई छिरकटो, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आगे बढ़ो, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ो। देखो रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक मेटल, एक्टिविटी 2.3 आओ समझो। और जैसा मैंने कहा था कि एनिमेशन में करा देंगे तो लेके आ गए एनिमेशन। ये हमारा स्टैंड है, इस स्टैंड में हमने एक टेस्ट ट्यूब को फिक्स कर दिया और उसको टाइट कर लिया अच्छी तरीके से। दिस इज योर बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। यहां पे तुम्हारा सोप सोल्यूशन है, ठीक है, ये ट्रफ है या सोप सोल्यूशन है, ठीक। देखो ये सोप सोल्यूशन है और इसमें छोटे से हमने ट्रफ में उसको इकट्ठा कर लिया सोप सोल्यूशन को। बच्चों ध्यान से देखना, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने छोटे से जिंक ग्रेनुअल्स डाल दिए हैं। इसमें हमने क्या किया है, जिंक ग्रेनुअल डाल दिए हैं। और ध्यान समझना, जिंक ग्रेनुअल डालने के बाद में हमने डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, रबर कॉक टाइट कर दी। रबर कॉक टाइट करने के बाद में यहां से हमने एक हल्की सी डिलीवरी ट्यूब निकाल ली है और उसको यहां से पास करा रहे हैं। जैसे ही H2SO4 हमारा जिंक ग्रेनुअल्स के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज शुरू हो जाती है। और ये देखो हाइड्रोजन गैस यहां आना शुरू हुई। यहां आते 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 जैसे हम कैंडल को इसके पास लेकर के आते हैं, तुरंत ही साउंड कौन सा क्रिएट होता है, बबल उठते हैं, तुरंत ही साउंड पॉप साउंड क्रिएट होता है। देखो ये लिख करके आ गया,
कौन सा साउंड क्रिएट होता है? पॉप साउंड क्रिएट होता है। कौन सा साउंड क्रिएट होता है भाई? पॉप साउंड क्रिएट होता है। ध्यान रखना है चिरकुटों, ध्यान रखना है। समझो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स कर रहे थे उसी का फिफ्थ पॉइंट है कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बहुत अच्छा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लो, मेटल मतलब क्या? एक मेटल लेना है, कार्बोनेट मतलब CO3, जैसे ZnCO3 ले सकते हो, Na2CO3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अगर उसके एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर गैस रिलीज होगी। अगर आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हो, एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस रिलीज होगी। ठीक, जैसे हमने मेटल कार्बोनेट में लिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के अगर HCl से रिएक्शन कराएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी बच्चों, ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड। देखो ये है सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा सॉल्ट NaCl, क्योंकि सॉल्ट बनना है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वाटर बन जाएगा। तो सॉल्ट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज हो गया। ठीक, इसी तरीके से बाकी रिएक्शन को बैलेंस कर लो। यहाँ Na1 है, यहाँ 2 है Na, यहाँ भी 2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है। ठीक, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ऑक्सीजन चेक करो कितना है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन है, और मामला बैलेंस हो गया। बस यहाँ पे 2 लिखेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे NaHCO3, इसी चैप्टर में बात करेंगे NaHCO3 की। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बच्चों क्या होता है? ये इनो की तरह काम करता है, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। जब पेट में गुड़गुड़ होने लगे और इनो ना मिले तो बेकिंग सोडा का भी पानी अगर हल्का सा पी लोगे तो काम बन जाएगा। तो भैया हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब यह है कि अब इसके बीच में एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वही चीज बनाएगा, तो यही बनाएगा। बस रिएक्शन को हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। बस समझ में आई? तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और इस चीज को जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, बच्चों ध्यान समझो, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या बोलते हैं? ब्रिस्क एफरवेसेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिस्क एफरवेसेंस। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ब्रिस्क एफरवेसेंस। देखो अब मैंने क्या किया, ये एकदम मेरा लाइम वाटर है। लाइम वाटर का फॉर्मूला बताया था ना पिछली क्लास में, CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है फॉर्मूला? CaOH का होल ट्वाइस। अरे बोला तो करो कम से कम, मुंह बंद करके लेक्चर मत देखा करो। जितना मैं बोल रहा हूं अगर तुम भी बोलोगे, मन में नहीं, थोड़ा बाहर भी बोलो, बोलने से चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, समझा करो पगलों। तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब मान लो कि हमने क्या किया, लाइम वाटर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड थी, इस लाइम वाटर को ला करके इसमें हमने डिपॉजिट करना शुरू किया। जैसे लाइम वाटर इसमें डालते हैं तो ये एकदम मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट कलर बनाना शुरू करता है, एकदम मिल्की कलर का बनना शुरू हो जाता है, एकदम बिल्कुल एकदम मिल्की व्हाइट कलर का। तो लेकिन थोड़ी देर बाद हमको, जैसे थोड़ी देर बाद ये जो व्हाइट कलर है ये डिसअपियर हो जाता है। तो जब जैसे तुरंत व्हाइट कलर आया तो हमको समझ में आ गया, अच्छा ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेरी बात सुनो, ये टेस्ट है, कैसे पता लगाएंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो लाइम वाटर जो होता है, उस लाइम वाटर को जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड में मिलाएंगे तुरंत मिल्की सब्सटेंस मिलेगा, एकदम मिल्की कलर हो जाएगा। तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि CO2 है। देखो बात समझो, एक मैं 5, 10, 15 मिनट का एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने टेस्ट हैं आपके पूरे सिलेबस में वो टेस्ट करा दूंगा, चाहे NO2 को, चाहे SO2 का हो, चाहे CO2 का हो, चाहे N2O का हो, सारे टेस्ट वो सारे करा दूंगा। थोड़ी देर बाद बच्चों जो मिल्कीनेस है वो खत्म हो जाती है और वहां पर हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। COH का उल्टा है जब CO2 के साथ रिलीज करता है, CaCO3 का फॉर्मेशन करता है। तो CaOH का उल्टा है जब CO2 के साथ रिलीज करता है तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाता है। तो ये रिएक्शन भी क्या है? इंपॉर्टेंट, और ये भी तुमको याद होनी चाहिए। बट अगेन अगर मैं ज्यादा CaCO3 को CO2 प्लस H2O में रखे रहूंगा तो देखो हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट सब्सटेंस भी मिल जाता है, जो कि वाटर में क्या है? सॉल्युबल है। और यही होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है? ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि तुम्हारा सारा का सारा कलर डिसअपीयर हो जाता है। और ऐसे करके टेस्ट मिलाते रहोगे तो ये उसी में क्या होगा? सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये एक ऐसी पीपीटी है जो कि वाटर में क्या है? सॉल्युबल है। ये एक ऐसी पीपीटी जो कि वाटर में क्या है? सॉल्युबल है। बात समझ में आई? 6th वाला पॉइंट क्या है? एसिड रिएक्ट विद बेसेस आर एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर
दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये बच्चों आपके लैब में कराई गई होगी। जब ऐसे करके सोल्यूशन को डाला होगा, एकदम से कलर गायब हो गया होगा, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो एसिड की जब बेस रिएक्शन करेंगे सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, क्लास 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं। NaOH इज द एसिड, दिस इज द बेस, दिस इज द सॉल्ट, दिस इज द वाटर, और सबके नाम हमको पता है। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। देखो मैंने हमेशा तुम लोगों को बताया, एक्टिविटी वाले में भी बताया था कि जो ये मेटल ऑक्साइड होता है, मैंने क्या समझाया है, जो मेटल ऑक्साइड होता है ये बेसिक इन नेचर होता है। इसका नेचर कैसा होता है, जैसे एग्जांपल सर, जैसे Na2O, जैसे CaO, जैसे K2O, ठीक है, जैसे Al2O3, हालांकि एम्फोटेरिक होता है लेकिन काम तुम चला सकते हो, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये सारे के सारे बच्चों कैसे हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, बेस हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं, बेस हैं। अच्छा, लेकिन अगर कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड है, अगर कोई किसका है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो वो कैसा नेचर में होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर में होगा, एसिडिक नेचर में होगा। और ये बात तुमको याद हो जानी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे CO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, NO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, N2O नॉन मेटल का ऑक्साइड है, NO नॉन मेटल का ऑक्साइड है, SO2 हो गया, SO3 हो गया। बात समझ रहे हो, ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं ये सब कैसे हैं, एसिड है। तो ये कहीं पे नोट कर लेना, ये तुम्हारे काम की चीज है, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, तो मेटल का ऑक्साइड अगर बेसिक है तो एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर तो बनेगा ही। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मेटल का ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl, कॉपर क्लोराइड बनाता है और H2O बनाता है, ये सॉल्ट है। आप कोई भी ऑक्साइड लो, किसी भी मेटल का ऑक्साइड लो, कोई भी एसिड लो, बनेगा तुम्हारा यही, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। इसी वजह से मैं एक ऐसा लेक्चर लेकर के आऊंगा जो 15 से 20 मिनट का होगा, और उस 15 से 20 मिनट के लेक्चर में मैं सारी के सारी ट्रिकें दे करके चला जाऊंगा जो कि तुम्हारे लिए काम की होंगी। ठीक, बाकी भैया रिएक्शन बैलेंस कर लेना अपनी हर एक, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन बैलेंसिंग का मैं लेक्चर डाल चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, 40 रिएक्शन बैलेंस करना सिखाया हूं उसमें, वो सारी सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें ये वाली रिएक्शन भी थी, चलो आओ। अब लास्ट प्रॉपर्टी, एसिड हैव करोसिव नेचर। सर ये करोसिव का मतलब क्या है, कुछ मतलब नहीं, ऐसे हाथ लो, जरा सा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें डालो, ये हाथ तुम्हारा तुरंत क्या होगा, यहां से जलने लग जाएगा, हाथ में स्किन बर्न होने लग जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करोसिव नेचर। द मिनरल एसिड्स कॉज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन एंड द अटैक अप टू द मटेरियल लाइक क्लॉथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर वगैरह। तो क्या होता है, जब वो फटने लग जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं कि एसिड कैसा नेचर का है, करोसिव नेचर का है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हमने ये सारी बातें कर ली हैं जो आपके सामने हैं, कि भाई सॉल्ट टेस्ट होता है, ब्लू टू रेड करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेटल से गैस बनाता है, एसिड्स रिएक्ट विद बेस है, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड है, एंड एसिड्स हैव करोसिव नेचर। बात समझ में आ गई। तो ये सारी सारी बातें हमने एसिड्स के लिए कर ली, तो एसिड वाला मामला हमारा हो गया खत्म। अब समझो, क्वेश्चन है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। भाई एसिड्स में क्या कॉमन है, या एसिड ऐसा क्या काम करते हैं जो एसिड्स में चीजें कॉमन है, एसिड ऐसा क्या काम करते हैं। पानी है, हमारे पास HCl है, हमने टेस्ट ट्यूब में इसमें HCl मिला दिया, देखो क्या हो रहा है, देखो ये HCl, अब ये देखो इसमें आ गया, ठीक। देखो बच्चों ध्यान से देखो क्या गजब एनिमेशन है, जैसे ये आया इसमें तो H+Cl- में टूट गया, अब जैसे ये आया टूट गया, ये आया टूट गया, अब ये सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ये सब एक दूसरे से क्या दूर भाग रहे हैं, ठीक। और जनरली HCl वाले थोड़े थोड़े से पास रहेंगे, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये सब में क्या होता रहेगा, मोशन होता रहेगा। तो सर पहली बात, एसिड्स में कॉमन क्या बात है, एसिड्स में कॉमन बात है कि H+ रिलीज करते हैं, एसिड्स में क्या कॉमन बात है, ये H+ रिलीज करते हैं, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। अभी मैंने बोला था एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे हमने HCl को इनमें डाला है, इसने क्या बनाया, आयंस बना लिया, और ये सब आयंस देखो इसमें ऐसे करके मूव करते हैं। जब ये भाई सब इसमें मोशन में रहेंगे
तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो ही जाएगी ना, इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी चलती है, इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। और यही H प्लस H2O के साथ रिएक्ट करके हमारा क्या बनाता है, H3O बनाता है। क्या बनाता है, H3O, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और ये हाइड्रोनियम आयन इसी वजह से बन पाता है क्योंकि एसिड्स वाटर में डाले जाने पर क्या देते हैं, H प्लस देते हैं। और ये जो H प्लस इतना स्टेबल नहीं होता है, तुरंत ही वाटर से रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करने के बाद में H3O प्लस बनाता है। कहां गया H3O, ये रहा, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये सब एसिड में कॉमन है, हर एसिड वाटर में डालने पर H प्लस रिलीज करेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H3O प्लस बना लेगा। बात समझ में आई, आ गई होगी बात। अब देखो एक्टिविटी 2.3, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड। ओहो ओहो ओहो, हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है, क्या सब जितने भी एसिड्स होते हैं सब में हाइड्रोजन होता है। हाँ आपने भी दिखाए अभी सारे एग्जाम्पल, हाँ हमने भी देखे सारे एग्जाम्पल। तो क्या जिनमें हाइड्रोजन होता है क्या वो सब एसिड है, क्या सबको एसिड मान लेना चाहिए, तो आंसर है नहीं। तो सर कैसे पता लगाएंगे, तो हम पता लगाएंगे विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज से। सर ये क्या मतलब है, तो आओ मतलब पता करते हैं और चीजें समझाते हैं कि क्या मतलब है और क्या मतलब नहीं है। देखो समझो, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी का कांसेप्ट समझा दिया बहुत अच्छी तरीके से कि कैसे एसिड चल रहा था। तो देखो समझो बच्चों, इसमें क्या है, ये बीकर है, ठीक है, इस बीकर में रबर कॉर्क है जिसमें हमने दो नेल लटका रखे हैं और दो नेल से हमने एक तार को प्लस टर्मिनल से जोड़ दिया और एक तार को हमने क्या किया, माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया है। तो एक वायर आपका नेगेटिव है, एक वायर आपका नेगेटिव है और एक वायर आपका कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये वाला पूरा पूरा कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, और ये वाला पूरा पूरा कैसा हो जाता है, नेगेटिव। अब इस सोल्यूशन में बच्चा जो H प्लस होगा वो इधर भाग के जाएगा। तुमने किसका सोल्यूशन डाला है, डाइल्यूटेड HCl का, तो जो Cl माइनस होगा वो इधर भाग के जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि Cl माइनस है, प्लस वाले के पास भाग के जाएगा। बच्चों क्योंकि जो HCl था ये आयोनाइज्ड हो गया H प्लस और Cl माइनस में, इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी चली और बल्ब हमारा जल गया। बल्ब क्या हुआ, जल गया, इसी वजह से हमारा बल्ब जल पाया। अच्छा यहां जो सोल्यूशन है ये किसका सोल्यूशन है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। सर आप समझाना क्या चाहते हो, बच्चा समझाना ये चाहते हैं कि हाइड्रोजन तो इसमें भी है, हाइड्रोजन तो इसमें भी है, तो क्या जिसमें जिसमें हाइड्रोजन है क्या वो सब एसिड है, आंसर है नहीं। हाइड्रोजन रिलीज होना जरूरी है, वाटर में हाइड्रोजन आना जरूरी है। तो अब इस वाटर में हमने जब ग्लूकोज सोल्यूशन डाला तो इसमें बल्ब हमारा नहीं जला, बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब हमारा जो जल जाता था वो जला नहीं। तो हमने क्या समझा कि भैया ये लोग आयोनाइज नहीं होते हैं, इनमें क्या नहीं होता है, आयोनाइजेशन नहीं होता है। अरे बात चमकी कि नहीं चमकी, अरे बात समझ में आई कि HCl आयोनाइज्ड हो जाता है, इस वजह से बल्ब जल पाया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। बट ग्लूकोज और सुक्रोज या फ्रक्टोज, ठीक है, या माल्टोज लैक्टोज कुछ भी ले लो, ये सब तुम्हारे डिसोसिएट नहीं होते हैं, ये सब आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, इसी वजह से बल्ब भी नहीं जला, इसी वजह से इसमें कोई भी बिजली नहीं चली। सर अभी करते हैं घर पे प्रैक्टिकल, अभी करके दिखा देंगे। अरे बच्चा जब तुम घर पे करोगे तो तुम प्योर पानी नहीं लोगे, हमको ये लैब वाला वाटर चाहिए, इसको लैब वाटर बोलते हैं या डिजिटल वाटर। अगर लैब वाटर हुआ तो प्रैक्टिकल सफल होगा, अगर लैब वाटर नहीं हुआ तो ये प्रैक्टिकल फेल हो जाएगा। क्योंकि जो हम घर में पानी पीते हैं उसमें H2O के साथ में ना जाने क्या क्या होता है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन ना जाने क्या क्या होता है। बात समझ में आ गई, तो ये बात समझ में आ गई कि इसमें बल्ब क्यों जला, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाई। इसमें बल्ब क्यों नहीं जला, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हुई, क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं बना। तो ये सारी बात है एसिड की, ये सारी चीजें हैं एसिड की, और इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये बात समझ में भी आती है और इस चीज को हम अच्छे से समझ भी पाते हैं। अब ध्यान समझो, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ये कौन सी बात है सर जी, बात समझो। एसिड्स क्या लिखा हुआ है
कि जो एसिड्स होते हैं वो केवल वाटर की प्रेजेंस में ही अपना एसिड रूप दिखाएंगे, ऐसे एसिड रूप दिखाएंगे नहीं। अरे ये तो गलत बात है, जब हम सीधे एसिड को यहां डालते हैं तो अपना रूप दिखा दे, तो कहता हम एसिड हैं, लाओ खून पिलाओ। बट बच्चों जब हम स्किन पे एसिड को डालते हैं तो स्किन से वो वाटर खींच लेता अपने पास। यहां जो वाटर है ना, जब वो वाटर खींच लिया तो वही स्किन जल जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्किन बर्न हो गया। वो इसी वजह से बर्न होता है क्योंकि H2SO4 या HCl डालने पर स्किन से स्किन का पानी वो खींच लेता और फट जाती है स्किन। बात समझ में आया? तो देखो भाई एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने एक काम किया है, टेक 0.5 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड सॉल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब, एड टू इट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट ट्यूब, गैस इन्वॉल्व्ड, वेट एंड ड्राई लिटमस पेपर। मतलब क्या है तो बना करके दिखाते हैं। देखो समझो, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रख लिया, ठीक है, और हमने इसको कॉर्क से कस दिया, इसको बढ़िया तरीके से बेंड ट्यूब भी बांध दी। ये बेंड ट्यूब हमारी, इसको बेंड ट्यूब बोलते हैं। अब हमने इसमें कॉपर क्लोराइड डाला, क्यों ऐसा किया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाए और हाइड्रोजन गैस रिलीज होना शुरू हो, ठीक, तो हुआ भी। समझो इसको हमने टाइट कर दिया अच्छी तरीके से, इसको टाइट कर लिया। अब देखो कॉपर क्लोराइड रिएक्शन शुरू हुई तो कॉपर क्लोराइड H2SO4 से रिएक्शन करेगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएगा और HCl गैस रिलीज कर देगा। बहुत ध्यान समझना बच्चों, बहुत ध्यान समझना। अब हुआ क्या, देखो यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होना शुरू हो गई, ये शायद आपको दिख पा रहा हो, ये देखो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो ये हाइड्रोजन गैस है या फिर HCl गैस बोलो। देखो समझो, तो ये कॉपर क्लोराइड है, H2SO4 से रिएक्शन करता है, कॉपर सल्फेट का यहां पे सॉल्यूशन बनाता है और HCl गैस रिलीज होता है। तो ये जो गैस रिलीज हो रही है ये कौन सी गैस है? HCl गैस है। तो सर क्या ये एसिड है? भाई सर आपने तो अभी पढ़ाया है कि HCl तो एसिड होता है। तो हमने कहा अरे यार तुमको ये भी तो पढ़ाया है कि एसिड है, तो पता कैसे लगाएंगे? एसिड है पता कर लो, तुम लोग तो अब ज्ञानी हो गए हो तो पता लगा लो। तो तुमने कहा अरे ठीक है अभी पता लगा ले, कैसी बात, अभी आप हमको जानते नहीं है। तो हमने क्या किया, हमको पता था BAR, क्या पता था? BAR, ब्लू एसिड रेड, ब्लू एसिड रेड, ब्लू लिटमस पेपर को लेकर के आ गए और यहां लगाया। हमने देखा अरे सर इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। तो हमको समझ में आ गया अच्छा एसिड तो है बट एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं कर रहा है। एसिड तो है बट एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं कर रहा है। तो हमको समझ में आया कि अरे अब क्या करें सर, ये तो गलत बात है, आपने तो ये पढ़ा, ये तो ये हो गया। हमने कहा बच्चा जैसे ही पानी में मिलाओगे वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो तुमने कहा हम बताओ क्या करें? तो हमने कहा ऐसे लिया पानी, ये लो छिड़क दिया, ये इस पे पानी छिड़का। अब इस पे पानी छिड़कते देखो ये रेड हो गया। बात समझ में आई? जैसे इस पे मैंने वाटर ऐड करना शुरू किया तुरंत ही ये कैसा कलर हो गया? रेड कलर हो गया। यानी कि ड्राई गैस में वो एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करेगा, वो केवल और केवल वेट कंडीशन में ही एसिडिक बिहेवियर को शो कर पाएगा। चाहे वो मॉइस्ट हो, चाहे उसमें वाटर होना चाहिए, अगर वाटर होगा तो ही एसिडिक कैरेक्टर शो होगा, वरना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होगा। अरे आया समझ में कि नहीं आया? ओके 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 ओके, तो एसिड हो गया खत्म। बात करते हैं बेस की। अब ये बेस क्या है इसको समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बेस की बात को भी समझ लेते हैं। तो बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज आल्सो कॉल्ड एन एल्कली। ये बच्चों बात याद रखना, आपसे सिलेबस में पूछा भी जाता है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं। एल्कली हम उनको कहते हैं जो पानी में डालने पर घुल जाए, या फिर बेस वो है जो पानी में घुल सकते हैं, वो एल्कली हैं। बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज एल्कली। तो क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला कैसे बनता है कि क्या सभी बेस एल्कली हैं या सभी एल्कली बेस है? तो सभी बेस कभी भी एल्कली हो नहीं सकते, लेकिन सभी एल्कली बेस तो होते हैं ना। ये बात को याद रखना जो भी मैंने बताया, बहुत काम की बात है। कौन कौन से एल्कली? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। देखो ये तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये तुम्हारा NaOH का सोल्यूशन है। तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या मिलेगा? चौक मिलेगा, कट 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 तोड़ दिया, बन गया। हालांकि चौक में CaCO3 होता है, बट तो वो यही चीज है, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे के सारे एल्कली हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बच्चों इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, रट्टा मार लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। और ये सबके सब एल्कली हैं, इन सभी को वाटर में डालने पर ये वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होते, उनको हम एल्कली नहीं, उनको सिंपल हम बेस बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स बेस डिपेंडिंग ऑन द H प्लस एंड OH माइनस साइंस, ये वही वाली बात है जो अभी हम लोगों ने की कि भैया स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे, जिनमें सबसे ज्यादा OH आयंस मिलेंगे, और वीक बेस कौन से होंगे, जिनमें सबसे कम OH आयंस मिलेंगे। अभी मैंने पूरी रामायण आपको सुना दी थी कि अगर 100% डिसोसिएशन होगा, अगर ये 100% इसमें टूट जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ये 100% बच्चों OH नहीं टूटेगा तो वीक बेस है। तो वही बात है कि स्ट्रॉन्ग बेस नुकसान भी ज्यादा करते हैं और वीक बेस नुकसान भी कम करते हैं। और टेस्ट कैसा होता है, ये यार कड़वा टेस्ट होता है, बड़ा अजीब सा। करेला का जूस पी के देखो, मजा ना आ जाए तो पैसा वापस, ठीक है। तो कैसा टेस्ट होता है, देखो इस बच्चे का शकल देखो, बेचारे के 2 दांत टूट गए वो जूस पीने में, करेले का जूस है ये। बेसेस फील सोपी टू टच, एकदम बिल्कुल अजीब से, एकदम जैसे साबुन का झाग टाइप का होता है वैसा होता है। ये देखो ये देखो, एक गिरा, अरे आया, अरे मुंह टूटा इसका, अरे 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 ये गिर गया। तो ये कैसा होता है, सोपी टू टच है, ठीक है। बेसिस टर्न्स रेड टू ब्लू लिटमस, ये हमको पता है कि भैया ब्लू डालेंगे एनआरएस कलर कुछ नहीं होगा, रेड डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ये बात अब तुम लोगों को याद हो गई होगी, रट भी गई होगी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चौथी बात, बेस कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी इन द सोल्यूशन। क्यों सर, ये तो एसिड की प्रॉपर्टी, अरे यार भैया एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, बेस भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। मैंने क्या समझाया था, इलेक्ट्रिसिटी केवल वही प्रोड्यूस करेगा जो 100% आयोनाइज्ड हो, या कुछ ना कुछ तो आयोनाइजेशन हो। ज्यादा आयोनाइजेशन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, कम आयोनाइजेशन कम इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो वो चीज है। बेसेस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ये हमने वहां भी बात बच्चों समझी थी कि अगर एसिड हमारा किसके साथ रिएक्शन करते हैं, किसी एक्टिव मेटल के साथ, अगर हमारे एसिड किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो भी हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस भी अगर हमारा किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो whenever zinc granules react with sodium hydroxide solution it produce sodium zincate salt and hydrogen gas। बेचा एनसीईआरटी में ये रिएक्शन है और तुमको याद होनी चाहिए, ये रिएक्शन तुमको याद होनी चाहिए, बहुत काम की अपने रिएक्शन। बस समझ में आई, ठीक है। बेसेस रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये तुमको पता है, ये एसिड से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। अरे हाँ कि ना, अरे पता है कि नहीं पता है, अरे अभी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, चलो आओ। बेसेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, अरे अभी समझाया कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड होते हैं नेचर में, तो जब बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर तो बना ही देगा ना बाबू। तो भैया ये बेस है, और बेस जैसे ही एसिड से रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर रिलीज करेगा। रिएक्शन आपके सामने है। ये सारी रिएक्शन देखने से काम नहीं चलेगा, ये तुमको याद भी होनी चाहिए। तो वन शॉट कान में लीड लगा करके तो मजा आता है, लेकिन कुछ काम लिखने वाला भी करते रहोगे बच्चों तो दिमाग तुम्हारा चलता रहेगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, ये हमने बताया था कि अगर जितना ज्यादा H+ रिलीज हो गया एसिडिक, जितना ज्यादा OH- रिलीज हो गया बेस। तो यहां कम H+ है तो कम एसिड है, यहां ज्यादा OH+ है, ये देखो व्हाइट वाला एरिया, तो ज्यादा बेस है। इसी टाइप से हमने पीएच स्केल बना ली, ये आपकी एक पीएच स्केल होती है जिसमें 7 न्यूट्रल होता है जिसका कलर ग्रीन होता है, तो ग्रीन, ये विबग्योर टाइप मामला है बच्चों, देखो कैसे। ये देखो विबग्योर, ये विबग्योर पढ़ा है ना फिजिक्स में, विबग्योर वाला मामला है ये पूरा पूरा। ये वायलेट है, ये इंडिगो का मिक्सचर है, ये ब्लू वाला मिक्सचर है, ये पूरा ग्रीन वाला मिक्सचर है, ये येलो वाला मिक्सचर है, ये ऑरेंज वाला मिक्सचर है, ये प्योर रेड है। तो मामला क्या है, मामला ये है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक, ये वीक एसिड है, ये एसिड ही नहीं है, ठीक है, तो ये सॉल्ट है बेसिकली, ठीक, सॉल्ट भी नहीं कहेंगे इसको, हम न्यूट्रल बोलेंगे, वाटर बोलेंगे, ठीक है। कुछ सॉल्ट ऐसे होंगे जो इनकी पीएच 7 होगी, बाकी सबकी नहीं होगी, ठीक है, तो सबकी नहीं होगी ये हैं। वीक बेस
स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझ में आ गई? तो अगर तुम्हारा नंबर 11, 12, 13, 14 है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, 8, 9, 10 वीक बेस है, 6, 5, 4, 3 वीक एसिड है, 0, 1, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड है। कई बार बच्चे भूल जाते हैं और कहते हैं ये तो सर 1 to 14 होता है, बट मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि बेटा 0 to 14 होता है, वो तुमको याद भी होना चाहिए। ठीक है, ये देखो अब क्या हुआ, ये गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। अब हमने क्या किया, इसमें हमने पीएच अपनी स्केल डाली और डालने के बाद इसमें निकाली। अब देखो ये पीएच स्ट्रिप होती है, एक बॉक्स आता है, आप अमेजन से भी ऑर्डर कर सकते हो, उसमें पीएच स्ट्रिप्स होती हैं, उससे हम यूरिन टेस्ट भी करते हैं, समझ रहे हो आप? तो हमने उसमें डाला, गैस्ट्रिक जूस में निकाला, ये कलर मिला, तो हम ये कलर मैच करें, कहां है कहां है कहां है कहां है कहां है, यहां है। अच्छा, यानी कि गैस्ट्रिक जूस स्ट्रॉन्ग एसिड है। गैस्ट्रिक देखो इसकी पीएच 1 निकल आई, तो ये कैसा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हमको ये मिला, ठीक, इसमें हमने डाला पीएच स्केल, ये हमारा लेमन जूस है, हमने कहा जाओ 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 भाई, देखो इसका कलर कैसा होता है थोड़ी देर बाद में, तो इसका कलर सर्च करो, कहां है, ये रहा। ये स्ट्रिप है, आपके सिलेबस में है, आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो, ये मिल जाएगी आपको। उसमें नींबू ऐसा करके निचोड़ो, ऐसा करके डालो, देखना यही कलर रहेगा। तो ये इसकी पीएच कितनी निकल गई? 2। अब हमने क्या किया, लिया प्योर पानी ले लिया, इसमें हमको डाला, इसका देखो कलर कैसा हो गया, ग्रीन कलर हो गया। तो हमको समझ में, अच्छा ये प्योर वाटर है, पीएच इसकी कितनी है? 7 है। ठीक है, फिर देखो हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो का तुम सोल्यूशन ले सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का वोल्टेज फॉर्मूला होता है भाई, डालो इसमें, डालो फटाक से डालो, पीएच स्ट्रिप डालो, इसको पीएच स्ट्रिप्स बोलते हैं। जैसे हमने इसमें पीएच स्ट्रिप डाली, देखो बच्चों इसका कलर कैसा हो गया, ये लगभग पीएच 10 टाइप का मामला है। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच 10 हो गई। तो अब रटना नहीं है, अब करके सीखना है, इस चीज पे ध्यान देना है। बात समझ में आई? तो देखो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, जैसे हम इसमें पीएच स्ट्रिप को मिलाते हैं और पीएच स्ट्रिप को निकालते, देखो बेटा वायलेट कलर आ गया इसका, तो इसका कितना हो गया? 14। ये सारा प्रैक्टिकल आप अपने घर पे कर सकते हो, बस कुछ नहीं करना है, पीएच स्ट्रिप्स मंगानी है और उसको जाकर के प्रैक्टिकल करो। ये आपको रीडिंग आपके सामने है, और पता करो कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना वीक एसिड है। अरे समझ में आई बात? चमका कि नहीं चमका? बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ो। तो अगेन ये एक्टिविटी आपके सिलेबस में है, मैं नंबर लिखना भूल गया, एक्टिविटी का ही क्वेश्चन है। और बच्चों ये सारी एक्टिविटी के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सब करा दिए हैं, वो सारे क्वेश्चन तुमको आने चाहिए बच्चों। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बात समझनी पड़ेगी। वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वो मैं लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूं, वो जाकर के तुमको देखना पड़ेगा। बिल्कुल, वो अगर देख लिया तो लाइव झींगा लाला, वो वाली भी थे। सलाइवा, खाना खाने से पहले मम्मी ने पनीर बनाई है, या जो चिकन लवर है उनके लिए चिकन बना है, और जो तुम्हारे मुंह में लार पैदा होती है, ये वही सलाइवा है। ठीक है, तो देखो भाई, कलर ऑफ पीएच पेपर ग्रीन, ठीक, मतलब जब पीएच डाला उसका कलर कैसा आ गया? ग्रीन आ गया। मतलब लगभग पीएच वैल्यू इसकी 7, 7.4 समथिंग होती है। तो नेचर इसका कैसा? बेसिक, मतलब न्यूट्रल ही है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली बेस, मतलब थोड़ा सा वीक बेसिक, वीक। बस समझ में? देखो सेकंड वाला, सलाइवा खाना खाने के बाद में, अब खाना खा लिया, डकार मार ली, ये अलग। तो खाना खाने के बाद में जो सलाइवा बनता है, पीएच उसमें डाला, ऐसे करके तुम्हारे मुंह में खटाक से निकाला, अच्छा ये वाला लार है, येलो कलर 5.8, तब कैसा मामला होता है? एसिडिक। तब हमारा मामला कैसा हो जाता है? माउथ का एसिडिक मामला हो जाता है, इसी वजह से खट्टी डकारें आती हैं। लेमन जूस ऑरेंज कलर हो गया, 2.5 लगभग वैल्यू आई, एसिडिक है। ठीक है, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक जो होती हैं, ठीक है, जो एरेटेड ड्रिंक होती है उनका, उनमें कैसी आई? 6 आई, ग्रीन कलर, 6 एसिडिक इन नेचर। ठीक, कैरेट जूस येलो आता है, 5.6 एसिडिक है, तो कैरेट भी कैसा है? एसिडिक है। कॉफी येलो एसिडिक है, तो कॉफी भी कैसी है? एसिडिक है। टोमेटो जूस ऑरेंज है, एसिडिक है। ठीक है, फिर आपका टैप वाटर ग्रीन है, एसिडिक है। जो टैप वाटर बेटा 1 मोलर NaOH सोल्यूशन ब्लू है, ये 1 मोलर वाला क्वेश्चन बहुत समय पहले सीबीएसई ने पूछा था, और मैंने उस क्वेश्चन को अपने एक्टिविटी वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। काफी बच्चों को उसमें डाउट रहा था इस वाले क्वेश्चन पे। तो ब्लू कलर 13 बेसिक सोल्यूशन है। 1 मोलर HCl कहां गया? अरे हाँ, 1 मोलर HCl रेड कलर है, पहला एसिडिक है। अब बच्चों मेरी बात को जरा बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान से, एकदम बिल्कुल काम की बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। ये सारी चीजें अपने घर पे कर सकते हैं, और उनको पीएच स्ट्रिप से हम पता कर सकते हैं। तो बात समझ में आई? अब बात आती है
कि पीएच का अपने जीवन में काम क्या है। अरे सर इतना पीएच 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 पीएच, अब इसका मतलब क्या है, इसका काम क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो जैसे एसिड रेन है, तो पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी 7 to 7.8। ह्यूमन बॉडी की जो पीएच होती है बच्चों कितनी होती है, 7 से 7.8 होती है। बट व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, द रेन वाटर इज एसिडिक। व्हेन इट फ्लोज इन अ रिवर इट लोवर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। मतलब नहीं समझे, मतलब नहीं समझे, मतलब आओ समझाते हैं, थोड़ा सा चित्र बनाते हैं, बातों को समझते हैं। देखो भैया, ये रोड है, ये सी है, और ये तुम्हारा पानी भरा हुआ है। ये तुम्हारा क्या है, पानी भरा हुआ है। और यहां है तुम्हारे सूर्य देवता। इन्होंने कहा हम जला देंगे, आग लगा देंगे, हीट अप पैदा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इन्होंने क्या देना शुरू किया, हीट देना शुरू किया। हीट से ये पानी क्या करने लगा, ऊपर उठने लगा, वेपराइज होने लगा, धीरे धीरे करके वेपराइज होने लगा। वेपर होते होते इसने यहाँ पे क्या बना लिया, क्लाउडिंग कर ली। ठीक, अब ये धीरे धीरे बच्चों क्लाउड यहां आएगा। ठीक, अब ये क्लाउड देखो यहां आ गया है। ठीक, अब ये बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, समझने वाली बात है, समझना तो पड़ेगा। देखो ये है हमारी कार, मर्सिडीज टाइप वाला मामला है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है तो मान के चलो ये कार ही है। ठीक, अब इस कार का मामला क्या है कि इसके हॉर्न से यहां से क्या निकलेगा, CO2 गैस। ये कौन सी गैस है बच्चों, CO2 गैस। ठीक है, ये CO2 गैस है। ठीक है, तो अब एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस आने लग गई, CO2 गैस, CO2 गैस, CO2 गैस, CO2 गैस। ठीक है, अब बारिश होना शुरू हुई। अब क्या हुई, बारिश आना शुरू हुई। ये देखो ये वर्षा हो रही है, ये वर्षा। तो अभी हमने बताया, अभी हमने क्या बताया कि अभी हमने क्या बताया बच्चों कि जब CO2 वाटर के साथ ऐड होता है तो ये तुम्हारा बना लेता है H2CO3। और ये तुम्हारा क्या है, एक एसिड है। ये तुम्हारा क्या है, एक एसिड है। बट चूंकि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसकी जो पीएच होगी वो कितनी होगी, तो इसकी पीएच होगी 5 से लगभग 6.5 के बीच में, यही कहीं होगी पीएच। अब ये जो पानी है, अब ये देखो ये पानी धीरे धीरे करके इसमें ऐसे करके ये सप्लाई हो रहा पानी का, ये पानी इसमें जाने लगा। ठीक है, अब यहां पे कुछ ना कुछ क्या होंगी, मछलियां भी होंगी। यहाँ पे क्या होंगी, मछलियां भी होंगी। अब जब ये सारा पानी इसमें जाएगा तो चूंकि ये वाला पानी भी कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। ये वाला पानी भी कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। तो भैया ये वाला जो पानी है, ये पानी भी कैसा हो गया आपका, एसिडिक हो गया। तो वहां पे जो एक्वाटिक एनिमल है, जो आपके कैसे हैं, एक्वाटिक एनिमल है, इन पे भी इन चीजों का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हो पॉल्यूशन की वजह से रहा है। जो हम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उससे H2CO3 पैदा होता है, जो कि एसिड रेन कराता है, और एसिड रेन से काफी सारा नुकसान होता है। अब मामला बच्चों ये है कि देखो यहां जो तुम्हारी लैंड है, इस लैंड पे भी पानी पड़ रहा है, इसकी भी पीएच स्केल बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हमें न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो जब कोई एसिड बनेगा तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमको क्या मिलाना पड़ेगा, एक बेस मिलाना पड़ेगा। यही बात हमको समझनी है। बात समझ में आई, यही वाली बातें हमको अच्छे से समझनी है। तो ये मैं अपनी जो गंदी सी आर्ट है इसको हटा दे रहा हूं, आओ समझो। ठीक है, तो aquatic life is directly affected due to the acidic nature. Not only that, when the type of rainwater is absorbed by the plants, तो देखो भाई प्लांट भी खराब हो रहा है, एक्वाटिक एनिमल भी मर रहे हैं, तुम्हारी जो फसलें वो भी खराब हो रही हैं। और ये देखो ये जो सिनेरियो है कि सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, CO2 निकल रहा है, बादल में जा रहा, पानी बरस रहा है, ये देखो ये सारा मामला खराब हो रहा है। जो मैंने अभी ड्राइंग समझाई, बात समझ में आई। ये सब पेपर में आएगा, लिखना पड़ेगा, तो समझो बात को अच्छे से। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन टूथ डिके, तो टूथ में क्या मामला क्या है, दांतों में,
तो देखो जनरली होता क्या, ये जो टूथपेस्ट है ये बेसिक इन नेचर है। अरे अभी मैंने समझाया बच्चों, देखो सुनो, खाना खाने के बाद में जो सलाइवा है उसकी पीएच कैसी हो गई थी, एसिडिक हो गई थी। तो आफ्टर आफ्टर जब आपने मील टेक कर लिया है तो आपका जो माउथ है वो एसिडिक बिहेवियर में चला जाता है। उसी एसिड से टूथ में क्या होता है, डिके होना शुरू होता है, टूथ आपका खराब होना शुरू होता है। इसी वजह से सुबह उठ करके हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो जो हमारा टूथ जो टूथ में कह रहा हूं सॉरी, जो माउथ में जो पीएच बन जाती है रातों में, वो कितनी होती है, पीएच 5.5 और 5.5 से भी कम चली जाती है, जिससे कि मुंह के दांत खराब होने लग जाते हैं। और जब तुम किसी के सामने हंसते हो तो इंसान कहता है वाह वाह ताली बजाओ। बात समझ में आई? तो उसके लिए हम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं, अपना सुंदर सा चेहरा देखते हैं, और सुंदर सा चेहरा देखने के बाद में टूथपेस्ट करते हैं। और टूथपेस्ट करने से क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन हुआ बच्चों। ये बेस है और हमारे दांत एसिड है, जब एसिड बेस मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने का मतलब है सही हो जाएगा। बात समझ में आई? तो टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीफेट, इट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। जो हमारे दांत हैं ये कैल्शियम के हैं, और कैल्शियम में एसिडिक नेचर आना शुरू हो जाता है, और ये दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं अगर हम टूथब्रश नहीं करेंगे। लेकिन जैसे सुबह उठ करके तुम अपना सुंदर सा चेहरा देखते हुए टूथब्रश करते हो तो काम बन जाता है। ये वही सारी बातें लिखी हुई हैं, देखो ये वही दांत खराब होना शुरू हो गए, ठीक है। फिर हमने सुबह उठ करके अच्छे से ब्रश किया, और ब्रश करने के बाद में ई करके जैसे ब्रश किया, और ब्रश करने के बाद में हमारा मामला ठीक हो गया। सेम चीज आपके HCl वाली कहानी है, स्टमक में एसिडिटी वाली कहानी है। अब मामला देखो है क्या, कहानी सुनो। कहानी ये है कि भाई तुमको घर में कुछ अच्छा मिलता था नहीं, एक दिन मम्मी ने कचौड़ी बनाई, पकौड़ी बनाई, ब्रेड पकौड़ा बनाया, ये बनाया वो बनाया, समोसे बनाए, क्योंकि तुम्हारे घर से मौसी फूफा नानी चाचा दाऊ फूफा दादा दादी सब आ गए थे, झमक के पार्टी हुई। तुमको लगा आज मौका है, दिखा देंगे इन मोहल्लों वालों को कि क्या गजब खाना खाते हैं। तुम लोग ऐसा टूटे हो खाने पे कि पूछो ना, तुमने हालत खराब कर दी अपनी भी और खाने की भी। जो मिला, एक तरफ समोसा खा रहे हो, दही बड़े खा रहे हो, चटनी खा रहे हो, चटनी पी रहे हो, कड़वी चटनी खा रहे हो, यही अच्छी लग रही सीधे पी लो, सब पी खा लिया है। पेट में होना शुरू हो जाएगी गुड़बुड़ बुड़बुड़, जिसको हम क्या बोलेंगे, अब क्या हो रहा है, स्टमक एसिडिटी। तो भैया मामला ये है, हमने खूब झमक झमक के खा लिया खाना सड़ा सा, और सड़ा सा खाने के बाद में क्या हुआ, पेट में नुकसान होने लग गया। अब देखो मैं यहां से 3 बातें आपको समझाता हूं। हमारा जो स्टमक की इनर लेयर होती है उसको म्यूकोसा लेयर बोलते हैं। तो भैया जो HCl होता है वो हमारा जब फूड आया तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। अरे फूड खाना तोड़ेगा, मतलब HCl फूड को तोड़ देगा पेट में। बट बच्चों प्रॉब्लम क्या है ना, तुमने खाना इतना गंदा खाया है, वो खाना जो खुद ही इतना ज्यादा एसिड पैदा करेगा, एसिड एसिड भाई भाई अब मचा देंगे तबाही। तो अब दोनों के दोनों तबाही मचाते हैं पेट में, हालत खराब कर देते हैं तुम लोगों की। अब एसिड गया है कहां, पेट में, पेट में गया है तो पेट का पीएच क्या करेगा, गिर जाएगा। जब पेट का पीएच गिरने लग जाएगा तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, अब बेस लेना पड़ेगा। सर हाँ बेस में बताइए बताइए क्या ले ले, इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, इन सबके फॉर्मूले क्या, NaHCO3 या फिर MgOH का होल टच, कोई भी हमने बेस खा लिया जो हम खा सकते हैं वो वाला। जैसे ही हम बेस खाते हैं तो एसिड और बेस आपस में मिलकर के न्यूट्रलाइज सॉल्ट बन जाता है, और फिर हमको थोड़ी चैन की राहत मिलती है। चूंकि इन दोनों की रिएक्शन से गैस पैदा होती है, और उस गैस का क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। अभी मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं, अभी मैंने करके भी दिखाई थी। तो ये सब वही बातें हैं जो भी मैंने बताया कि डाइजेशन में काम आता है। फिर इरिटेशन हो शुरू हुआ, जब तुमने दबा के समोसे खा लिए तुम्हारा पेट में लग रहा है कि अरे दादा अब तो पेट तो मेरा बाहर निकल आएगा, बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो वाली चीज है। तो एसिडिटी बनी, एसिडिटी को दूर करने के लिए जो चीजें हम खाते हैं बच्चों, या जो मेडिसिन हम खाते हैं, उस मेडिसिन को बोला जाता है एंटासिड। वैसी मेडिसिन को क्या बोला जाता है, एंटासिड। कहां गया ये, अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा, ऐसी मेडिसिन को क्या बोलते हैं, एंटासिड्स। ठीक है, देखो जैसे बेकिंग सोडा हो गया, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, ठीक है। या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, दिस इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब देखो होगा क्या, अब होगा क्या, जब HCl तुम्हारा
इससे बेकिंग सोडा से रिएक्ट करेगा NaHCO3 से। किससे? NaHCO3 से। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बना देगा? तो अब देखो NaCl बन जाएगा। पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा। अभी मैंने यही पढ़ाया था कि जब कोई भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर बनता है। यही वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो आवाज आती है, जो बुड़बुड़ 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 डकारे आना शुरू होती हैं, तो ये वही CO2 गैस है। समझे? जैसे तुम इनो पीते हो एकदम डकार आए, तुमने कहा वाह भाई मजा आ गया, अब सोने दो। बात समझ में आई? तो ठूसे हो समोसा आवेगा मजा। बात समझ में आ गई? तो ये पूरी बात है पीएच की। तो हमने बच्चा किया क्या, जब हमारे पेट में एसिड बनने लग गया तो हमने बेस को पी लिया, और जैसे हमने बेस पी लिया तो मामला हो गया मेरा न्यूट्रल, मामला हो गया मेरा अच्छा। तो देखो बेकिंग सोडा में लेमन मिला करके धका धक डकार गया और इसको आ गई मजा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसको लग्जेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, पेट को थोड़ा आराम मिल जाता है, ये सारी चीजें। बात समझ में आ गई? अच्छा, सॉइल पीएच इन द बैकयार्ड। ठीक है, हाँ ये भी एक बात है, ये हमारा ज्योग्राफी का भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, समझो बात को। देखो पहले एकदम पढ़े, यहां एकदम हरी भरी घास थी, बहुत अच्छा लग रहा था, सारा मामला अच्छा था। ठीक है, ये सारी चीजें अच्छी थी, बट हुआ क्या, जब हम सॉइल में फर्टिलाइजर डालते हैं बहुत ज्यादा, तो बच्चा सॉइल में फर्टिलाइजर डालने से हुआ क्या कि सॉइल की फर्टिलिटी हो गई खराब। अब सॉइल में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, या फिर बहुत धूप पड़ रही है, तो सॉइल के नीचे जो मिट्टी होती है वो टूटती है और टूट करके ऊपर आती है, जिससे एरिड सॉइल बन जाती है। मैंने ज्योग्राफी भी पढ़ाई है, और ज्योग्राफी का जो पहला वाला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसमें एनिमेशन से ये चीज दिखा रखी है आप लोगों को, उसको जाकर के अगर देख लोगे तो काम बन जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। बात समझ में आई? तो अब जब मिट्टी खराब हो गई है, मिट्टी में सॉल्ट आ गया, सॉरी मिट्टी में एसिडिक नेचर आ गया है, तो उसमें क्या करोगे, बेस डालोगे। तो गांव वाले जो बच्चे वो जानते हैं उसमें ढेंचा डलवाते हैं, या फिर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डलवा सकते हैं। ये सारी चीजें जब उसमें डलवाई जाती हैं, तो वो डलवाओगे, पानी डलवाओगे और बेस डलवाओगे, तब जा करके कहीं तुम्हारी मिट्टी फर्टाइल होती है। बात समझ में आई? तो पहले यही था, तो जैसे ये बिफोर था, फिर क्या हुआ, मिट्टी सड़ने लग गई। जब मिट्टी सड़ने लग गई तो तुम इसमें क्या मिलाओगे, बेस मिलाओगे। जब इसमें बेस मिलाओगे तो फिर से बढ़िया हरी हरी गैस, हरी हरी हरियाली खिल जाएगी। बात समझ में आई? ये मैंने चीज ज्योग्राफी में भी पढ़ा रखी, वहां भी अच्छी तरीके से समझा रखी है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वॉरफेयर, ये भी है। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द देयर एनिमीज बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड्स एंड बेसेस इनटू देयर स्किन। बिल्कुल भाई सही बात है, जैसे आपका स्नेक है, लेपर्ड है, ठीक है, और ना जाने कितने कितने अलग अलग टाइप के एनिमल है या प्लांट हैं जो अलग अलग बेस या एसिड रिलीज करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये भी एक एवरीडे लाइफ में जो यूज होता है, ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे व्हेन अ हनी बी स्टिंग अ पर्सन इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड विच इज मेथनोइक एसिड टू द स्किन। पीली वाली बर्रैया देखी, कभी काटी है तुम लोगों को? उसके बाद अगर किसी के चेहरे पे काटी हो तो चेहरे की जो रौनक एक नई आती है ना, वाह वाह, मजेदार एकदम। खैर मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। जैसे मान लो ये हैंड है, हैंड पे अगर यहाँ पे आकर के बर्रैया ने काट लिया तो यहाँ क्या करता, फूल जाता है काफी ज्यादा। अब जब यहाँ फूल गया है तो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, अच्छा वो उसने क्यों किया, हमने कहा हट जा, तो उसको लगा रे ये हमको मारेगा, लो ऐसे उसको ऐसे किया, उसने अपना पीछे से डंक खटाक से इसमें स्टिंग मेरे पिन कर दी, तो हाथ क्या किया, फूल गया। तो मेरे हैंड में एसिडिक नेचर आ गया, अब मुझे इसमें बेस लगाना पड़ेगा। गांव वाले बहुत होशियार होते हैं, उसी वजह से कहते हैं चूना पानी रगड़ लो सही हो जाएगा, चूना पानी। क्यों? क्योंकि हमको जैसे बेस लगाएंगे तो मामला कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यही बात हमको साइंस भी सिखाती है। ठीक है, और मेथनोइक एसिड को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। चाहे वैस्प हो आपकी, वैस्प भी आप परिचित होंगे उस चीज से, और जैसे करते तो यहाँ सॉइलिंग हो जाती है अजीब सी। ठीक है, और इसी सॉइलिंग में जब हम हल्का सा बेकिंग सोडा या बेस रगड़ते हैं तो मामला सही हो जाता है, चूना पानी रगड़ दो तब भी सही हो जाता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? तो ये चीजें हैं, चाहे तुमको चींटी काट ले सेम वही चीज करनी है। तो ये सारी की सारी चीजें हम कर रहे होते हैं, और उनमें जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेथनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, मेथनोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथनोइक एसिड बोलते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आया बाबा। चाहे डॉग प्लांट हो, सेम चीज, ये डॉग प्लांट भी बेटा वही काम करता है।
ये डॉग प्लांट भी वही काम करता है, ये भी बहुत इरिटेट करता है हमको, ठीक है। तो फाइनली एसिड समझ लिया, बेस समझ लिया, पीएच भी समझ ली हमने। अब बस छोटा सा चैप्टर बचा है सॉल्ट का, और समझ के ये चैप्टर भी हम लोग खत्म कर देंगे। बट इसके बाद एक्टिविटी वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है तुम लोगों का। और अभी तक तुम लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं, गलत बात है भाई, ये सब ना किया करो, सब्सक्राइब करो फटाक से पहले। चलो सॉल्ट समझते हैं। सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, नॉर्मल सॉल्ट होता है। बहुत सारे टाइप के सॉल्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम एसिडिक सॉल्ट समझेंगे। अब देखो बच्चों, एसिडिक सॉल्ट बनाते कैसे हैं? हमको एक हार्ड एसिड लेना है, एक नॉर्मल सा बेस लेना है। हार्ड एसिड नॉर्मल बेस की रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। वो कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट। कुछ बेसिक सॉल्ट भी होते हैं, और बेसिक सॉल्ट भी कैसे बनते हैं कि हार्ड बेस लो, वीक एसिड ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बन जाएगा, मतलब बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। तो बेसिक सॉल्ट बनाने के लिए बेस स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए एसिड स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, तो हमारा बन जाएगा। बात समझ में आई? फिर हमको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करानी पड़ेगी इक्वल अमाउंट में, वो चीज है। तो बात समझ में आ गई ये चीज है। जैसे रॉक सॉल्ट, देखो डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। जैसे ये रॉक सॉल्ट एक नॉर्मल सॉल्ट है, ये रॉक सॉल्ट है, ठीक है, तो ये भी सॉल्ट की कैटेगरी में, ये भी NaCl है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बेटा कंसेप्ट है जिसको हम क्लोर एल्कली बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ब्राइन सोल्यूशन वगैरह की भी चीजें हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो चलो पहले समझो क्लोर एल्कली है क्या। क्लोर का मतलब है क्लोरीन से, एल्कली का मतलब बेस से, और उसकी प्रोसेस को हमको समझना है अच्छे से। क्या मतलब है जरा समझो। देखो भाई, देखो बच्चों, इसमें हमने क्या किया, यहां पे हमने दो कैथोड लगा रखे हैं, आपको पता होगा इनको हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? इनको क्या बोलते हैं? इनको हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एनोड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एनोड बोलते हैं, ठीक। और बेसिकली इन दोनों को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है। इन दोनों को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है। और ये बात हमको अच्छे से पता है, ये बात हम अच्छे से जानते भी हैं। जैसे जिस वाले इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, जिस वाले इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है वो एनोड, और जिस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होता है वो कैथोड। पहले तो बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब इसके बाद एक छोटी सी बात और समझो। देखो अब मामला समझो क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें NaCl सोल्यूशन डालेंगे। ये देखो, ये NaCl है, नमक को किसमें डालना है? वाटर में डालना है। तो ये तुम्हारा NaOH बनाएगा, और क्या बनाएगा? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। कैसे? अब बहुत 2 मिनट, कुछ भी अगर कर रहे हो तो 2 मिनट बिल्कुल शांति से सुन लो, बहुत ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है ये। पेपर में पूछे जाएगी बच्चे को इस पूरे चैप्टर में से क्लोर एल्कली प्रोसेस सबसे कठिन लगता है बच्चे को, बट हलवा है रे, समझो तो पहले। देखो समझो, जब हम NaCl को डालेंगे तो बच्चा एक ये किसमें टूटेगा? Na प्लस और प्लस Cl माइनस में। और जब हम H2O देखेंगे तो H2O किसमें टूटेगा? H प्लस और OH माइनस में। अच्छा इतनी बात समझ में आई? हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें यही हैं। जैसे ये देखो, नेगेटिव नेगेटिव वाले लोग इधर है, और पॉजिटिव पॉजिटिव वाले लोग इधर साइड है, Na पॉजिटिव। देखो समझो, ये इसको पॉजिटिव बना लो, है Na पॉजिटिव होता है, तो Na पॉजिटिव है। अभी मैंने बताया ये नेगेटिव है, तो ये पूरी प्लेट कैसी हो जाएगी? ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव वाले जो लोग हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, और पॉजिटिव प्लेट वाले लोग नेगेटिव की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। सर ये तो सिंपल है, बट बच्चा प्रॉब्लम ये है कि पहले क्लोरीन भाग के जाएगा या OH भाग के जाएगा, इसमें से पहले भाग के कौन जाएगा? तो इसके लिए आती है एक रिएक्टिविटी सीरीज, वही केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन आगे कौन पीछे, तो उसी से हम समझते हैं। तो अभी के लिए बस हमें इतना समझना है कि इसमें भैया क्लोरीन याद कर लो, क्लोरीन के पास रिएक्टिविटी सीरीज में तेज होता है, और ये जल्दी भाग करके चलाता है।
प्लस ये जो एनोड है, और इस एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। इस एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। हमें इसमें बहुत ज्यादा नहीं समझना, वो मेटल नॉन मेटल में समझेंगे। और इस पे होता है रिडक्शन ऑलवेज, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन हमने अच्छे से समझ रखा है। तो क्लोरीन जाएगा, डिपॉजिट होगा ये। तो क्वेश्चन पूछता है कि एनोड पे क्या जमा हो गया है? तो क्लोरीन। तो भैया जो क्लोरीन गैस है ये एपी है, यानी कि एनोड प्रोडक्ट है। और जो हाइड्रोजन गैस है ये सीपी है, यानी कि कैथोड प्रोडक्ट है। ये कैसा है? कैथोड प्रोडक्ट। क्यों सर? मतलब बच्चा ये है कि यहां जाने वाले दो लोग थे, एक सोडियम भी जा सकता था और एक हाइड्रोजन भी जा सकता था, लेकिन पहले कौन भाग के जाएगा? हाइड्रोजन। इसमें मामला ये होता है कि जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है वो इसमें पहले भाग करके जाता है रिएक्टिविटी सीरीज में, और जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो एनोड की तरफ भाग करके पहले चला जाता है। तो ये चीज है। तो बस तुम्हें ये वाली रिएक्शन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और ये कहां का काम आता है? तो वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, पीवीसी में, डिसइंफेक्शन करने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पेस्टिसाइड्स वगैरह में यूज आता है। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? तो इसी को बोलते हैं, ये जो तुम्हारा है यही ब्राइन सोल्यूशन है। जब इसमें डाला, बिजली के तार डाले, झटका दिया, झड़ 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 झड़, तो यहां से क्लोरीन गैस डिपोजिशन हुआ और यहां से हाइड्रोजन गैस का डिपोजिशन हुआ। इस क्लोरीन गैस का जो यूज होता है वो चीज पानी को प्योर करने में होता है, तुम्हारा वाटर पार्क में यूज किया जाता है। और ये हाइड्रोजन गैस जो थी तुम्हारी, ये जो हाइड्रोजन गैस थी तुम्हारी, ये फ्यूल्स में, ठीक है, अमोनिया फर्टिलाइजर्स वगैरह में। तो इसमें देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक एपी क्या है? एनोड प्रोडक्ट। तो एनोड प्रोडक्ट है क्लोरीन गैस, और कैथोड प्रोडक्ट क्या है? हाइड्रोजन गैस। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये बच्चा इसमें से चीजें पूछ जाती है। तो क्लोरीन का यूज पूछता है वो ये रहा, हाइड्रोजन का यूज पूछता है वो ये रहा, और आपसे ब्राइन कंटेनिंग NaOH पूछता है वो ये रहा, कि सोप्स वगैरह में काम आता है, ठीक है, डिटर्जेंट वगैरह में काम आता है, आर्टिफिशियल फाइबर वगैरह में काम आता है, और पेपर वगैरह बनाने में काम आता है। तो इन सब चीजों में ये काम आ रहा होता है। बात समझ में आ गई? तो बेसिकली ब्राइन सोल्यूशन बस इतना ही था कि यहाँ पे हम NaClH2O को सोल्यूशन डालते हैं, इलेक्ट्रोड डालते हैं, बहुत तेजी से झटका देना शुरू करते हैं, और झटके से जो Cl माइनस है ये जाकर के कैथोड एनोड पे चिपकता है और एनोड प्रोडक्ट बनाता है। ये कैथोड पे चिपकता है, कैथोड प्रोडक्ट बनाता है, और बाकी जो रह गया है Na प्लस और OH माइनस, ये आपस में मिलकर के NaOH बना लेते हैं। दिस इज द क्लोर क्लोर एल्कली प्रोसेस, और ये प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो गई। तो क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, जिसको हमने क्या बताया था? ब्राइन सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड को। द क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस आपकी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आती है। बच्चा ये याद रखना है कि क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आती है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हमने बताया था CaOCl2, ये याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेग लाइम। जब CaOH के होल टॉइस पे क्लोरीन खूब ज्यादा डालते हैं तो CaOCl2 बन जाता है, ये देखो, ठीक। और ये ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीच करने में काम आता है। ब्लीचिंग आप लोग जानते हो, बात समझ में आई? तो ये चीज है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर की कहानी हो गई। ये देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, कपड़े वगैरह धुलने में ब्लीचिंग पाउडर का बहुत यूज किया जा रहा है। ब्लीच डाला जाता है और सब वो पूरा ब्लीच कर देता है, सब साफ कर देता है जितनी गंदगी होती है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के यूज क्या है कि ब्लीचिंग कॉटन में, लिनन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यहाँ पे यूज किया जाता है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज आता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, और ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, पानी शुद्ध करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का काम किया जाता है। ये तुमको याद होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है, ये तुमको याद होने चाहिए, ठीक है। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का यूज हमारे किचन में होता है। बेकिंग सोडा का पहली बात तो फॉर्मूला क्या है? बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो है NaHCO3। ये तुमको याद होना चाहिए, ये तुमको याद होना चाहिए। तो ये तुम्हारे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। और सुनो, टेलीग्राम लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां चले जाओ, सारे एक तुमको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट मिल जाएगी, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट मिल जाएगी, सर्च करना मिल जाएगी, ठीक है, सर्च करना मिल जाएगी। तो देखो इसका बेकिंग सोडा का काम क्या है? एक तो तुम्हारी एसिडिटी दूर कर देता है, ठीक है। कुछ भी अगर तुम्हें बनाना है, मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास, जो पकौड़े बनाते एकदम बढ़िया, एकदम ताजे पकौड़े, मतलब पकौड़े हो गए, समोसा हो गया, जो एकदम जैसे जैसे फोड़ो
खर्र से फटता है और क्या मजा आ जाता है, क्रिस्पी। तो उसमें द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज NaHCO3, ये बोलते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। ठीक, बात समझ में आई? तो ये चीज देखो, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर CO2 प्लस NH3, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी यही सारी चीजों का फॉर्मेशन से हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जब ये सारी चीजें मिलती हैं। बात समझ में? केमिस्ट्री देखो बच्चा यही मजा है, जैसे अगर ये पी लोगे मर जाओगे, ये भी इसमें भी निपटी जाओगे, ये ज्यादा खा लोगे तो भी निपट जाओगे। बताओ, ये थोड़ा फायदा करता है, लेकिन बहुत ज्यादा ये भी हम इनटेक नहीं कर सकते। ये क्रिस्पीनेस बनाता है तुम्हारे फूड में, ठीक है। ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा वी गेट वॉशिंग सोडा, ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब इसको हम हीट करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक हमारा यही है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन, वाटर और CO2 गैस रिलीज होता है, ठीक है। और हम इसी से क्या बनाते हैं, वॉशिंग सोडा भी बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं समझो, जो Na2CO3 था वही था, ठीक है। देखो समझो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NO2CO3 डॉट 10H2O। अब आपसे चाहे 2025 हो, चाहे 2024 हो, चाहे 23 हो, सब में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्मूला पूछा गया है। सब में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से कुछ ना कुछ तो उठा करके पूछा गया है। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और अभी मैं आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी समझाऊंगा बड़े अच्छे तरीके से। आया, आगे बढ़ो। देखो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NO2CO3 डॉट 10H2O विच इज वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सिंपल, या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, याद रखना। तो वेनेवर एनी सोडियम बाइकार्बोनेट हीट विथ, तो सोडियम कार्बोनेट H2CO2 बनता है और यही आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, यही आपस में मिलकर के क्या बनाता है, वॉशिंग सोडा बनाता है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 डॉट 10H2O। बच्चा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बिना याद किए काम नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। अब देखो वॉशिंग सोडा का यूज क्या है, अरे वॉशिंग सोडा का यूज तो तुम लोग जानते हो भैया, कपड़ा धुलने में, ग्लास वगैरह बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स वगैरह पाउडर बनाने में, और इन सब में तुम्हारा वॉशिंग सोडा यूज हो रहा होता है। कोलिन में, इसमें, उसमें, क्लोरेक्स में, ये वो दुनियादारी, इन सब में तुम्हारा वॉशिंग सोडा यूज हो रहा होता है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर की, झाग वगैरह बनाने में, उसमें भी ये चीज काम आ रही होती है। अब अपना लास्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे और करेंगे और जानेंगे। देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। एग्जांपल कॉपर सल्फेट, याद कर लेना, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, ये जो तुम्हें पीछे क्रिस्टल नजर आ रहे हैं ये कॉपर सल्फेट के हैं। ब्लू विट्रॉल कलर होता है इसका, CuSO4.5H2O का कैसा कलर होता है, ब्लू विट्रॉल। ये तुम्हें याद होना चाहिए। इसको हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी कह सकते हैं। देखो ये जिप्सम है, ये जो तुमको नजर आ रहा है ये जिप्सम है, ठीक है। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या बाइहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, CaSO4.2H2O, ठीक। तो इसमें 2H2O इंपॉर्टेंट बेटा। ऐसे आपका एक POP होता है अभी आने वाला, वो भी हम समझेंगे। तो थोड़ा सा हम लास्ट एक्टिविटी है आपकी 2.15। देखो कुछ एक्टिविटी मैंने जानबूझ के इसमें नहीं डाली है क्योंकि वो पहले चैप्टर में थी, बट लास्ट टाइम मैं बोलूंगा कि बच्चा मैंने एक्टिविटी की बहुत अच्छा वीडियो बना के डाल दिया है, उसको जाकर के जरूर देख लेना, वो बहुत काम का है वो वाला वीडियो। अब देखो इसमें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, इसको हमने हीट करना शुरू किया, हमने कहा आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दी, आग लगा दी। देखो सारा धुआं बनने लग गया, ये वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती जा रही है, थोड़ी देर बाद इसका कलर गायब हो जाएगा। फिर ध्यान समझो, जब हम आग लगा रहे हैं तो वेपर बन रही है, और वेपर बनने के बाद में जो ब्लू कलर है ये थोड़ी देर बाद कैसा होता है, डिसअपीयर होता है। ये देखो डिसअपीयर हो गया। We heat the crystal, this is water is removed and the salt turns into white। तो जो 5H2O, 10H2O, 2H2O, हाफ H2O, ये सबका गायब हो जाता है और चीजें उतनी रह जाती हैं। अभी हम रिएक्शन से भी समझेंगे। अब इसी में अगर हमने, ठीक है, अगर जैसे थोड़ा सा वाटर ऐड किया तो फिर से उसका वैसे कलर हो जाएगा। अगर जरा से भी हम उसमें वाटर ऐड कर देंगे तो वाटर ऐड करते उसका वैसे वैसे ही कलर हो जाएगा। तो बात समझ में आई तुमको? तो वो चीज है। एक लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो तुम पुट्टी होती है तुम्हारे घर में, जो फॉल सीलिंग वगैरह बनाई जाती है, वो इसी POP बनाई जाती है। फॉर्मूला होता है CaSO4.5H2O।
CaSO4 डॉट हाफ H2O। बच्चा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा पीओपी है, इसी के फॉर्मूले से हम जिप्सम भी तैयार करते हैं, इसी के फॉर्मूले से हम जिप्सम भी तैयार करते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर एंड द मिक्सिंग विद द वाटर इट चेंजेस द जिप्सम। जैसे उसको पानी में डालते हैं वो थोड़ा सा जिप्सम में बदल जाता है, वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। ये पाउडर सेम में होता है, जिप्सम तुम्हारा मजबूत हो जाता है। जब तुम्हारा ये फॉल सीलिंग होती है तो यही जिप्सम है, अगर ध्यान से समझोगे बात को। तो CaSO4.2H2O जैसे जिप्सम को हिट करेंगे तो जाकर के हमारा दो मॉलिक्यूल्स देता है CaSO4.H2O के, और इसी को जब हम तोड़ेंगे तो ये हाफ H2O बन जाता है। बात समझ में आई? फिर इसको हम बैलेंस करेंगे तो बात समझ जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जैसे CaSO4 हाफ H2O जोड़ेंगे तो CaSO4.2H2O अगेन जिप्सम बन जाएगा। तो जैसे पुट्टी में पानी मिला करके पुट्टी करने की कोशिश करते हो, जो चीज वो सॉलिड होकर के चमक जाती है और चमकती है अच्छे कलर की, जो तुम्हारा पुट्टी होती है, उसी पुट्टी को ही हम मतलब जो भी तुम अपना फॉल सीलिंग करवाते हो वो जिप्सम बन जाता है। तो बस समझ में। और पीओपी का क्या यूज है, जब तुम्हारे हाथ में प्लास्टर करा जाता है या तुम्हारे टांग में या जहां पैर में जब तुम टूट जाते हो तो वो भी पीओपी का ही यूज है। देखो, इट इज यूज प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स या फिर मेकिंग टॉयज, जो अच्छे अच्छे तुमको टॉयज दिखते हैं वहां भी। मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए जो बनाए जाते हैं उसमें भी हम पीओपी यूज करते हैं। तो पीओपी के भी ये काफी सारे यूज हैं। देखो, ये वॉल पुट्टी स्मूथ एकदम बिल्कुल चिकनी सरफेस करने के लिए, तो वहां भी ये सारी चीजें काम आ रही होती हैं। और अगेन यहां भी चैप्टर तुम्हारा हो जाता है खत्म, सारी चीजें हो गई खत्म। अब जाकर के तुमको लास्ट वाला वीडियो देखना है, उसको अच्छी तरीके से समझना है और जानना है। दूसरी बात, पहली तो टेलीग्राम लिंक नीचे है, वहां पे तुमको पीडीएफ फाइल सारी चीजें वही मिल जाएंगी। सेकेंडरी बात, अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। बात समझ में आ रही? ओके, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर पे।